हाय गाइस, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ सीए इंटर ऑडिट। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग जो हमने पहले जो पिछले क्लास में हमने लेक्चर 1 में जो हमने देखा था हम उसको पूरा रिवाइज कर लेते अच्छे से। देखो जब भी हमारी नेक्स्ट जैसे मैं थर्ड रिवीजन में जैसे मैं थर्ड लेक्चर में आऊंगा ना तो हम लोग पहले 2 का रिवीजन करेंगे, फोर्थ में आऊंगा तो पहले 3 का रिवीजन करेंगे। बार बार रिवाइज करने से क्या होगा मैं बताऊंगा आपको पूरा लर्न रहेगा माइंड में, आपको हर चीज अच्छे से समझ जाएंगी। देखो कंसेप्ट और एग्जाम्पल तो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, भरपूर एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा मैं आपसे और आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी प्रिपेयर करके रहो, वो सॉल्व करके चले जाओ तो क्या मजा आने वाला है आपको पेपर में, देख लियो। ठीक है, तो देखो मैंने आपके लिए ये सब चीजें तो कर ही रहा हूं, लेकिन अपने को एग्जाम में क्या है मेन चीज होती है, हम लोग एग्जाम तक रिटेन ही नहीं कर पाते, एग्जाम हॉल तक हम जा ही नहीं पाते इतना बड़ा कोर्स लेके। तो मैं आपसे पूरी चीज पूरा क्लास में इसको रिवाइज करा के अच्छे से मैं आपको करवा के दूंगा क्लास में। बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि आपको लेक्चर जो है हमारा रेगुलर करना है और अच्छे से शांति से 2 घंटे का तो लेक्चर होता है मेरे दोस्तों, 2 घंटे का लेक्चर है, एकदम शांतिपूर्वक बैठिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए लेक्चर को, बिल्कुल लाइट माइंड से आना, कोई टेंशन नहीं है हमको, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल आराम से हर चीज को धीरे धीरे समझिए उसको। ठीक है, चलिए हमने शुरुआत की थी कौन से इससे मेरे दोस्तों, सेक्शन नंबर 141 से हमने शुरुआत की थी। सेक्शन नंबर 141 किसके बारे में बात करता है, क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो कौन सा पर्सन इंडिविजुअल की, देखो चार्ट याद आना चाहिए, मैंने 2 चार्ट में बनाया था, मैजिक बोर्ड है हमारा। ठीक है, मैजिक बोर्ड पे जो भी होता है सब कुछ हमारे दिमाग में छपता है मेरे दोस्तों। चलो हमने सबसे पहले क्वालिफिकेशन में बात की थी, इंडिविजुअल की बात की थी। इंडिविजुअल में कौन कौन होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जिसके पास सीओपी हो वो हो जाता है एलिजिबल। फिर हमने फर्म की बात की थी, तो फर्म की इसमें क्या, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, क्या बोला मैंने, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स होना चाहिए क्वालिफाइड एज एन ऑडिटर करके, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स सीए होना चाहिए और उनके पास सीओपी होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात किया था मैंने डिस्क्वालिफिकेशन की, मैंने बात चालू कर दिया था। डिस्क्वालिफिकेशन में सबसे ए वाला जो पहला क्लॉज आता है वो क्या बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बात कर सकता है कि कोई भी ऑडिटर कंपनी नहीं बना सकता। ठीक है, ध्यान रखिए, कंपनी नहीं बन सकती, कोई भी कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती, बेसिकली कंपनी की ध्यान रखना। अगर ए करके जैसे रिलायंस का ऑडिटर है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इंद्रेश प्राइवेट लिमिटेड ऑडिटर है रिलायंस का करके, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इंद्रेश गांधी की फर्म हो सकती है क्या, डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कंपनी नहीं बना सकते, लेकिन आप क्या एलएलपी बना सकते हो क्या, बिल्कुल बनाओ भैया, हमने तो ऊपर अलाउड कर दिया है ना फर्म को। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, केवल लाल पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, इतने अच्छे से आपके लिए मॉड्यूल बनाया मैंने, और क्या चाहिए आपको, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी मैंने बात किया था। तीसरा मैंने बात किया था किसके बारे में, पार्टनर क्या बोला मैंने, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और इज इन एम्प्लॉयमेंट, ऐसा पर्सन जो पार्टनर है या एम्प्लॉयमेंट में, किसके साथ मेरे दोस्तों, किसके साथ, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का। पहला तो ऑफिसर और एम्प्लॉय को ले लिया, फिर उनके जो पार्टनर और एम्प्लॉय है उनको भी ले लिया इस पर्टिकुलर क्लॉज में, उनकी बचा डाली। ठीक है, फिर डी क्लॉज की मैं बात करता हूं, डी क्लॉज में क्या बोला गया है, मैं खुद, पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, फिर से एक और मैं खुद, पर्सन, हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, क्या नहीं होना चाहिए, इनका नहीं होना चाहिए कुछ भी इंटरेस्ट, इनका नहीं होना चाहिए क्या, कुछ भी इंटरेस्ट या क्या सिक्योरिटी ये होल्ड नहीं करना चाहिए, किसमें, कंपनी के अंदर या उसके सब्सिडरी में या होल्डिंग में या होल्डिंग के सब्सिडरी में या कंपनी के एसोसिएट में। फिर से मेरे साथ किसमें नहीं करना चाहिए, अच्छे से बोलिएगा मेरे साथ दोस्तों, कंपनी में या उसके सब्सिडरी में या उसके होल्डिंग के या उसके सब्सिडरी के या उसके होल्डिंग के सब्सिडरी में या उसके एसोसिएट में नहीं होना चाहिए। आपको वो डायग्राम याद आना चाहिए, मैंने आपको बना के दिया था, जैसे देखो, हाँ ये वाला कहा गया ये देखो, ये वाला मैंने आपको बना के दिया था, है ना। ये पहला सिक्योरिटी हुआ। दूसरा हमने इंडेप्टेड वाला पॉइंट होना चाहिए, ये तीनों ही ग्रुप कंपनीज के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए, कितने के ऊपर, 5 लाख के ऊपर आप इंडेप्टेड नहीं रह सकते। और तीसरा मैंने बोला था गारंटी वाला, इनडायरेक्ट गारंटी अगर आप देते हो तो 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये मैंने कल तक के लिए बोला था। और एक बात ध्यान रखना, जो सिक्योरिटी की बात की थी कि 1 लाख तक कौन होल्ड कर सकता है, सिक्योरिटी रिलेटिव होल्ड कर सकता है, और अगर वो एक्सीड कर जाती है 1 लाख के ऊपर तो ध्यान रखना करेक्टिव एक्शन के लिए आपको 60 दिन का समय दिया गया है, आप 60 दिन तक अपनी गलती को सुधार सकते हो। ठीक है, चलिए आज अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे ई पार्ट से। ठीक है, चलिए आ जाओ मेरे दोस्तों, आओ। देखो किसके बारे में बात किया, ये पॉइंट में किसको खींच लिया इन्होंने, ध्यान रखते हैं, किसी के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, यहां पे हमको पता चल जाएगा अभी कौन कौन, ध्यान से पढ़िएगा मेरे दोस्तों, आओ मेरे साथ। अ पर्सन और अ फर्म, फिर से क्या बोला, इंडिविजुअल होगा तो पर्सन या फर्म होंगी तो फर्म,
ध्यान रखना, अ पर्सन और अ फर्म हु आइदर हैज अ डायरेक्टली और इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप। मेरे को लर्न है, आपको भी लर्न होना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूं। देखो आपको ही ऐसा लर्न करके जाना है जैसे मैं हूं ना अभी, जैसे देखो मैं बिना देखे बोल सकता हूं अ पर्सन, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अ पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद अ कंपनी और अ सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट एज मे बी द नेचर। ऐसा करके मैंने बोल दिया। ऐसे ही आपको भी लर्न होना चाहिए मेरे दोस्तों। देखो फिर से आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ये सब मोह माया है, ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये सब है ना, ये सब मोह माया है, कुछ नहीं है, शब्दों का जाल है, माया जाल है। अपने को जो समझना है वो आसानी से अपने को चीजों को समझते हुए जाना है। हमको लॉ की लैंग्वेज नहीं आती भैया, ध्यान रखना। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको लॉ की लैंग्वेज लिखना है करके, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड आप अपना कंसेप्ट अच्छा रखो तो, ठीक है। चलिए लेक्चर 02, मैंने आपको बोला था 60 लेक्चर्स में कंप्लीट करके दिखाऊंगा ऑडिट, देख लीजिएगा। लेक्चर 02 पूरा मार्क करते हुए चल रहा हूं मेरे दोस्तों, ठीक है। आओ चलो आओ, किसकी बात की है यहां पे इन्होंने, बात किसकी की है, पर्सन की, पर्सन की। देखो खुश है पर्सन, वो पर्सन बहुत खुश है, पर्सन या कौन, फर्म। पर्सन या फर्म ये दोनों हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई टू बिकम एन ऑडिटर। कब कब डिस्क्वालीफाई होंगे, जब क्या होगा, इनका क्या होगा बच्चों, इनका क्या होगा, इनका होगा बिजनेस रिलेशनशिप। क्या बोल दिया मैंने, ध्यान से सुन लियो मेरे बात, ध्यान से सुन लियो, मन एकाग्र करके सुनो, मन को एकदम कंसंट्रेट करो मैं क्या बोल रहा हूं करके। इनका क्या होगा, बिजनेस रिलेशनशिप। इनकी जब हो जाएंगी बिजनेस रिलेशनशिप, किसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप हो गई तो पर्सन या फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। चलिए मैं आपको बताता हूं। अब मैं जानता हूं आपको एकदम ऐसा हो रहा होगा, कौन है सर बता ही दो करके नाम, मैं बस आपको बताना ही चाह रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिए कौन है वो लोग। देखो एक तो कंपनी खुद, एक तो कंपनी खुद, दूसरा उसकी सब्सिडरी, तीसरा उसकी होल्डिंग, फिर आती है होल्डिंग की सब्सिडरी और इसकी एसोसिएट। इसका मतलब सर सीधे सीधे बोल दो ना, जो आपने ऊपर ग्रुप कंपनीज करके लिखवाया था उसी को लेना है करके। नहीं बच्चों, इसमें एक है ना, एक चीज अमेंडेड है, एक चीज अमेंडेड तो नहीं बोलूंगा, एक चीज एडिशनल में है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। चलो एडिशन कौन सा है, ध्यान रखो, जो एसोसिएट कंपनी है ना उसकी भी अगर कोई सब्सिडरी होंगी, क्या बोल दिया मैंने, अगर कोई एसोसिएट कंपनी है और उसकी भी सब्सिडरी होंगी, तो वैसे सिचुएशन में अगर वो कंपनी के साथ भी आपका बिजनेस रिलेशनशिप है तो आप वो कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। क्लियर समझ लो बात को। फिर से आप एक और बार आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान रखना। मैं या मेरी फर्म, क्या बोला मैंने, मैं या कोई फर्म, मैं इंडिविजुअल या कोई फर्म मतलब ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, ये ऑडिटर नहीं बन सकते कोई कंपनी के, ये ऑडिटर नहीं बन सकते किसके, ये ऑडिटर नहीं बन सकते कोई कंपनी के, ये ऑडिटर नहीं बन सकते कोई कंपनी के। ध्यान रखना कब, जब इनका होगा बिजनेस रिलेशनशिप किसके साथ, कंपनी के साथ, सब्सिडरी के साथ, होल्डिंग के साथ, होल्डिंग की सब्सिडरी के साथ, एसोसिएट के साथ, एसोसिएट की सब्सिडरी के साथ। हो गया, जिंदगी बहुत आसान है, बहुत ही आसान जिंदगी है, बस इसी के लिए इनको कर दिया डिस्क्वालीफायर। अब आपके मन में एक चिंता का विषय होना चाहिए कि सर मुझे एक बात बता दीजिए, ये बिजनेस रिलेशनशिप मतलब होता क्या है करके। मैंने कहा तथास्तु, ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या, बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या, आपके सामने आपके मॉड्यूल होना चाहिए, मेरे सामने मेरी मॉड्यूल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप देखो यहां पे लिखा है क्या होता है, बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कंस्टिट्यूटेड एज एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू फॉर कमर्शियल पर्पस। आप कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो फॉर कमर्शियल पर्पस तो हम लोग बोल देंगे बिजनेस रिलेशनशिप। भैया क्या बोलूं मैं अब इसको, देखो आप ही देखो, आप देखो आपके सामने ही पढ़ रहा हूं मैं, देखो ये वाली चीज, बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कंस्टिट्यूटेड एज एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू फॉर द कमर्शियल पर्पस। अब देखो ध्यान दो, इसमें प्रैक्टिकल देखो, बेसिकली इन्होंने क्या बोल दिया, देखो एनी ट्रांजैक्शन विच हैज कमर्शियल पर्पस,
एनी ट्रांजैक्शन विच हैज कमर्शियल पर्पस, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप हो गया, ऐसे इनके डेफिनेशन का ये हाल होता है। देखो ध्यान दो, अब इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आप ही सोचना मेरे दोस्तों, आप ही सोचो, ठीक है। ये पर्सन की बात तो ठीक है, जाने दो, पर्सन है वो, ठीक है। अगर मेरे को, मैं सीए इंद्रेश गांधी, मेरे को ऑडिट करना है कोई इंडिगो का, इंडिगो वो हवाई जहाज ऊपर से बहुत ऊपर ले जाने वाले, है ना, ध्यान दो। आईजी को क्या करना है, ऑडिट करना है, किसका मेरे बच्चों, किसका ऑडिट करना है, इंडिगो का। हैंडराइटिंग को क्या हो जाए, मैं क्यों ऐसे करता हूँ यार स्पेलिंग को, हाँ इंडिगो का, ठीक है। मैं ऑडिट करना चाहता हूं मेरे बच्चों, इंडिगो का मैं ऑडिट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शन, मैं अपना इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देके मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूं। एक बात ध्यान रखना ना, ऑडिट करना मतलब ये नहीं कि वो कंपनी में कुछ फ्रॉड है या नहीं है वो डिटेक्ट करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ऑडिट का मतलब। ऑडिट का मतलब बहुत सिंपल है कि उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किए और उन्होंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताया क्या वो सही है क्या, और वो अगर सही है तो अपना ओपिनियन दो कि वो किस प्रकार सही है करके। एक बात अपने माइंड में हमेशा बैठा लो, हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, हमारा काम है ऑडिट करना। ऑडिट करना मतलब क्या, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो क्या एक्चुअल में हुए हैं क्या, वो चीज देखना हमारा काम है। बाकी हमारा देखना नहीं है ट्रांजैक्शन सही है या गलत है, हमारा काम नहीं है, ये मैनेजमेंट देखेंगी। एक बात अपने माइंड में बैठा लो, ठीक है। चलो, मैं आईजी करना चाहता था, मैं आईजी क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं इंडिगो का ऑडिट करके। अब क्या हुआ, इंडिगो का जो हेडक्वार्टर्स है ना मेरे दोस्तों, इंडिगो का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पे है, या हेडक्वार्टर्स से चाहे हेड ऑफिस जो है ना वो कहां पे है, मुंबई में। अब आप लोगों ने तो पढ़ा है, आप लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कंपनी के होते हैं वो उसके हेड ऑफिस में रहनी चाहिए करके, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है करके, ठीक है। चलिए, तो अब मैं पहुंच जाता हूं मुंबई। मैं यहां से शाम में 7 बजे 7 PM को बैठा और 9 PM को मुंबई जुप से पहुंचा। मैं फ्लाइट में गया, बढ़िया उड़ के, फ्लाइट में मस्त पैकी उड़ के गया मैं, बादलों के बीच, वो बादल है उसके आजू बाजू और वो फ्लाइट बनाया हूं मैंने, है ना, मस्त पैकी उड़ के गया मैं वहां पे और मैं पहुंच गया, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ऑब्वियसली बात है फ्लाइट है तो कौन सी फ्लाइट ली है, तो मैं आपको बता दूं मैंने इंडिगो की फ्लाइट यूज किया था। इंडिगो की मैंने फ्लाइट यूज किया था। अब आप सोचो, ये ट्रांजैक्शन अगर मैं देखूं तो मैं तो इनएलिजिबल हो जाऊंगा ना, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन किया कमर्शियल पर्पस के लिए। मैंने उनके साथ, वो पर्टिकुलर कंपनी के साथ मैं अगर ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो मैं उनका ऑडिटर नहीं कर सकता, बेसिकली ये पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं इंडिगो में उड़ के गया, मतलब क्या, अब अगर मुंबई के लिए, सपोज मुंबई के लिए इंडिगो के अलावा कोई प्लेन नहीं है, सपोज बोल रहा हूं मैं, सपोज, ध्यान रखना, अब इमोशनल मत हो जाना, सर बहुत सारे प्लेन है कोई दूसरे से चले जाओ करके, इमोशनल मत होना मेरे दोस्तों, ठीक है। सपोज अगर इंडिगो के अलावा कोई दूसरा प्लेन ही नहीं है तो मेरे ऐसे सिचुएशन में मैं तो ऑडिट ही नहीं कर पाएगा यार। मतलब ट्रेन से जाओ, कार से जाओ, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं, मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी का मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। मान लीजिए, चलो इंडिगो छोड़ो, मैं आईटीसी की बात करता हूं, आईटीसी की मैंने बोरबॉन का पैकेट कर लिया, बढ़िया आईटीसी कंपनी बनाती है उसकी, या मैं ब्रिटानिया का ऑडिट करना चाहता हूं, मैंने बोरबॉन का पैकेट कर लिया, बिस्किट खा रहा हूं मैं, ऐसी सिचुएशन में उसका ऑडिट नहीं कर सकता। अरे यार, वो 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट के लिए मैं इतने बड़े कंपनी का ऑडिटर बनने से छूट जाऊंगा। आप ही सोचो ये पॉइंट का क्या रिपरकेशंस हो सकते हैं, सिर्फ इतना सोचो आप लोग। आपके माइंड में कहीं ना कहीं आना चाहिए सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है करके, ये चीज में वो गड़बड़ पता चली और उन्होंने बोल दिया एक्सेप्ट। मतलब क्या, अगर आप ये प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हो तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे, लेकिन अगर आपने नीचे दिए जाने वाले 2 ट्रांजैक्शन कर लिया तो हम आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं क्या मेरे दोस्तों? जैसे देखो, आपको बताता हूं वो ट्रांजैक्शन कौन से। पहला वाला जो है ना मेरे दोस्तों, वो है परमिटेड ट्रांजैक्शन। क्या बोला मैंने? परमिटेड ट्रांजैक्शन, TXN लिखा हूं मैंने वो। बच्चों कभी कभार हो सकता है ना, मैं कैसे यहाँ पे पढ़ाते रहते हैं ना, अपन हैंडराइटिंग पे इतना ध्यान नहीं रखते, हैंडराइटिंग या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वो थोड़ा समझ लेना यार, वो थोड़ा एरर होता है ना, म्यूचुअल आप लोग समझ लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो दूसरा,
पहला तो अगर कोई ऐसे परमिटेड ट्रांजैक्शन है तो हम लोग बोल देंगे कि ये ट्रांजैक्शन कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं हुआ, मतलब ये आप एलिजिबिलिटी आपकी बरकरार रहेंगी मेरे दोस्तों। दूसरी बात मैं कर रहा हूं यहां पे, दूसरी बात ऐसा कर रहा हूं मैं कि अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, फिर से मेरे साथ सब लोग बोलेंगे कौन से ट्रांजैक्शन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर से रिपीट कीजिए मेरे दोस्तों, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन। जो होते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस पे, तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसे दो ट्रांजैक्शन हुआ तो वो परमिटेड, वो क्वालिफाई रहेगा। समझा गया? चलो समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं मैं आपके साथ। परमिटेड ट्रांजैक्शन की तो एक लिस्ट दी है इंस्टीट्यूट ने, ये ट्रांजैक्शन करते हो तो मतलब बेसिकली इसमें बोला है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल नेचर की सर्विसेज दे रहे हो तो चल जाएगा। जैसे मैं ऑडिटर हूं, ठीक है, मैं ऑडिटर हूं और मैं अगर कोई कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं करके, तो ये प्रोफेशनल नेचर की सर्विसेज दे रहा हूं मैं उनको, तो चल जाएगा करके। मैं उनको कोई एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा हूं, चल जाएगा करके। ऐसी एक लिस्ट दी है उन्होंने, वो परमिटेड रहता है, आपको इतनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो फाइनल लेवल पे आती है परमिटेड। वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी तो नहीं चलेगा, ऐसा वैसा बहुत सारे फलाने ठिकाने हैं उसमें, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको बराबर समझाऊंगा मैं कौन से और कौन से नहीं है। और दूसरा इन्होंने बोल दिया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का, ये समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। जैसे देखो, इसमें केस स्टडी लूंगा मैं, मेरे को है ना मजा आएगा, केस स्टडी लूंगा तो बहुत मजा आता है अपने को, ठीक है, ध्यान दो। एग्जाम की केस स्टडी लूंगा आपके साथ, इसको ना अपन बढ़िया पैकी कॉपी करके यहां पे चिपकाएंगे। आप भी लिख के रखिए, पूरा बनाइए मेरे साथ बढ़िया अच्छे से। जितना आप प्रिपेयर करोगे आपके नोट्स को, उतना मजा आएगा आपको बाद में आखिर में पढ़ने में। क्योंकि देखो बच्चों, जैसे ही हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपको एक रिवीजन करवाऊंगा। वो रिवीजन में हम लोग को पूरा मैं क्या बोला, फ्रॉम पेज 1 टू पेज, जितना भी पेज लास्ट, हमको पूरा लर्न रहेगा, गारंटीड। माय वर्ड, मैं बोल दिया ना आपको, वर्ड है मेरा कि आपको हर चीज लर्न रहेंगी, देख लीजिएगा, ठीक है, विद कंसेप्ट। आप अगर आपसे कोई भी पूछे इसका मतलब क्या, आप ऐसे दड़ाल बताओगे, विद एग्जांपल देख लीजिएगा। चलो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो यार, मैं अगर जाता हूं कोई टूथपेस्ट खरीदने, मान लीजिए मैं गया मार्केट में लोकल शॉप के पास टूथपेस्ट खरीदने, ठीक है, टूथपेस्ट खरीदने में गया। नॉर्मली टूथपेस्ट अगर वो छोटा ट्यूब अपन लेते हैं तो 10 रुपए का आता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं उससे टूथपेस्ट लिया और मैंने उसको 10 रुपए दिया, तो ये हुआ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं जाता हूं कोई शॉप में, कोई मोबाइल की शॉप में मैं जाता हूं, उसको बोलता हूं भैया ये फोन कितने का दिया करके, मेरे को बताओ करके, ये फोन कितना का है करके, ये फोन मेरे को बताओ एक बार कितने का। मैंने उसको फोन दिया, मैंने उससे फोन लिया और मैंने उसको पैसे दिया। उसने बोला सर ये 32,000 का फोन है करके, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने उसको 32,000 दिया और मैंने उससे फोन रख लिया करके। तो ये हुआ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ रहा है आपको? बिल्कुल, ऑल गुड। चलिए उसके बाद, अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन विदाउट आर्म लेंथ प्राइस, मतलब आर्म लेंथ प्राइस मतलब नॉर्मली जो हम बाकी कस्टमर्स से चार्ज करते हैं, आर्म लेंथ प्राइस का ध्यान से मतलब सुनिए, नॉर्मली जो हम बाकी कस्टमर्स से चार्ज करते हैं उतना ही हम आपसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे आर्म लेंथ प्राइस। ऐसी एक बात अगर ध्यान में रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप कोई कंपनी के पास जा रहे हो और वो ऐसा बोलता है नहीं हम आपसे है ना, आप बाकियों के लिए तो फ्लाइट का कॉस्ट 7,000 रुपए, लेकिन हम लोग आपसे केवल 3,000 रुपए लेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ। सिंस ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ, तो एक बात कान में डाल दीजिए, माथे में डाल दो ये बात, क्या कि आप हो जाओगे इनएलिजिबल। अगर आप कोई कंपनी के साथ या उसके होल्डिंग के साथ या उसके सब्सिडरी के साथ या उसके एसोसिएट के साथ, और क्या होल्डिंग और एसोसिएट की भी सब्सिडरीज अगर होती है, उनके साथ अगर आप कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हो जो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं होंगे, जो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं होंगे, 10 रुपए का टूथपेस्ट वो आपको 1 रुपए में देता है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा ये आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ। जब ये आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई मतलब ये आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे वो कंपनी के। चलो नेक्स्ट, उसके बाद यहां पे टूथपेस्ट लिख सकते हो। दूसरा, फ्लाइट नॉर्मली टिकट कॉस्ट 7,000, अगर ऐसे सिचुएशन में चार्ज 7,000 होता है, मैं बोलूंगा आर्म लेंथ प्राइस। अगर मैं ऐसे सिचुएशन में बात करता हूँ चार्ज
3,000 ओनली टू ऑडिटर। हाँ, दिवाली का माहौल है, दशहरे का माहौल है, कुछ तो भी ऑफ देना है या कुछ तो भी करना है और नॉर्मली सबके लिए वो अवेलेबल है तो चल जाएगा, वैसे सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे नॉट एन आर्म लेंथ प्राइस। बेसिकली यहाँ पे ऑडिटर का मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ये जो ऑडिटर मैंने लिखा ना, पर्सन, वो जो पर्सन अप्लाई कर रहा है एज अ ऑडिटर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पर्सन हु हैज अप्लाइड एज ऑडिटर। समझा? देखो ये बना के रख लीजिए इसको और अच्छे से आपको लगे तो डायग्राम बनवा देता हूं मैं आपका। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग लिख के जाएंगे ना तो हमको सब याद रहेगा। चलो आ जाओ मेरे दोस्तों। कंपनी ध्यान दो, कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, होल्डिंग की सब्सिडरी और एसोसिएट। ठीक है, और एक और जो चीज थी वो मैं यहाँ पे बनवा लिया, जो इसी पॉइंट में ऐड हुई है, वो कौन सी है मेरे बच्चों? सब्सिडरी जो है एसोसिएट की करके। ऑल गुड, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट चीज को लेके। यहां पे करता हूं इस चीज का समाप्ति। चलिए अब नेक्स्ट चीज जो आपके सामने आ रहा है वो है कौन सा? अच्छा एक बार ये पढ़ लेते क्या मेरे बच्चों? ध्यान दो, चलो पढ़ लेते इसको अपन, है ना। अ फर्म, देखो किस किस को ये डिस्क्वालीफाई कर रहा है, ध्यान रखना। अ पर्सन या फर्म को वो कर रहा है डिस्क्वालीफाई, हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच अ होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर एज में भी प्रिस्क्राइब करके ऐसा बोल दिया मैंने आपको, अच्छे से समझा दिया किसकी सब्सिडरी किसका क्या करके सब समझाया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कंक्लूडेड as any transaction, क्या बोला? any transaction entered into for commercial purpose except किसकी बात कर ली इन्होंने? except ऐसे ट्रांजैक्शन परमिटेड वाले जो हो वो ट्रांजैक्शन, और दूसरे जो आर्म लेंथ प्राइस पे हो वैसे ट्रांजैक्शन की इन्होंने बात की है मेरे बच्चों। ठीक है, ये चीज हुआ। चलो अब हम आते हैं एफ वाले पॉइंट पे। चलिए आइए एफ वाला पॉइंट। एफ वाले पॉइंट में देखो क्या बोला है, एक बार रीड करते हैं हम लोग, शांति से एकदम रीड करेंगे। अ पर्सन, क्या बोला? एक पर्सन की बात की, एक पर्सन को हम इनएलिजिबल कर देंगे करके, अ पर्सन। ठीक है, चलो ध्यान दो। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और द की मैनेजरियल पर्सन करके बहुत डीप में डेफिनेशन दी है, ध्यान रखना। डेफिनेशन नहीं, बहुत डीप में वर्डिंग्स लिखे इन्होंने, बहुत ही सही है, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। चलो 141 3F। आई होप सो आप लोग मेरे साथ ये बना रहे होंगे, अच्छे से इसको बना लेना बच्चों। हाँ देखो क्या बात किया यहाँ पे, अ पर्सन हुज रिलेटिव, क्या बोला पर्सन, क्या बोला फिर से? अ पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन इन दी कंपनी। फिर से एक और बार लेकिन डायग्राम के साथ। अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन, बहुत ही सही। हुज, क्या बच्चों? हुज रिलेटिव, अ पर्सन हुज रिलेटिव क्या होना चाहिए? एक क्या, देखो दो चीज बोला है, इज डायरेक्टर और इज एम्प्लॉयड एज डायरेक्टर। फिर से एक और बार रिपीट करूं क्या? इज डायरेक्टर हुज रिलेटिव, ये जितनी भी बात की कर रहे हैं ना, ये जो डायरेक्टर और रिलेटिव इज डायरेक्टर, वो सब चीजें ध्यान दो। ये रिलेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या ये रिलेटिव एक तो डायरेक्टर है या एम्प्लॉयड एज डायरेक्टर और KMP, कहां पे?
इन दी कंपनी करके, क्या बोला, कहां पे, इन दी कंपनी, केवल कंपनी में, बाकी सब्सिडरी में हुआ कंपनी का ले सकते। देखो ठीक है, चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अच्छे से बताता हूं फिर से। पर्सन हुज रिलेटिव, रिलेटिव की आपके डेफिनेशन पूरी फॉल डाउन हो जानी चाहिए, क्या क्या माइंड में थी आपको पूरी डेफिनेशन मुझे पता है, आपको पता है करके, ठीक है। हुज रिलेटिव इज क्या, वो रिलेटिव है डायरेक्टर, कहा है, कंपनी में। देखो ध्यान दो, कंपनी में वो रिलेटिव है डायरेक्टर या एम्प्लॉयड एज डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन। तो मैं बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन, क्या बोल दूंगा मैं, ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे भैया, ये पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लाल लगा दिया मैंने और बोल दिया कि अब आप लोग, अब आप नहीं बन सकते ऑडिटर। देखो उसके बाहर मैंने लाल खींच के रख दिया, मतलब ही क्या, सावधान, अब आप ऑडिटर नहीं बन सकते करके, ऐसा उसका बोलने का मतलब है। समझ गया क्या आपको, कर लो तुम्हारा, चला आगे बढ़ गया, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूं इस पे केस स्टडीज करके, मेरे को थोड़ी 2-3 केस स्टडीज करवाना है तो मजा आ जाएगा अपने को, ठीक है, कंसेप्ट और अच्छे से समझ जाएंगे अपने को। केसेस, केस नंबर 1 देखो, मिस्टर ए करके एक पर्सन है, ठीक है, उसके डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड क्या है, सीईओ है, सीईओ ऑफ ब्रिटानिया। डॉटर्स हस्बैंड की बात कर दी है, सीईओ ऑफ ब्रिटानिया करके। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मिस्टर ए ब्रिटानिया में ऑडिटर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता मेरे बच्चों। लेकिन अगर कोई ब्रिटानिया की सब्सिडरी है, ब्रिटानिया की कोई सब्सिडरी है, कोई भी, मान लो गुड डे है, चलो नाम एग्जांपल ही ले रहे हैं बच्चों, क्या है, गुड डे, ठीक है, सब्सिडरी ऑफ ब्रिटानिया, तो क्या वो यहां पे ऑडिटर बन सकता है क्या? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, वो केवल कंपनी में ही है, वो जो लग रहा है ना यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन, वो केवल कंपनी के लिए अट्रैक्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन को, बाकी किसी के लिए अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो अब आपके मन में ना एक चीज डाउट आनी चाहिए, सर ये यहाँ पे भी डायरेक्टर आपने यूज कर दिया, फिर यहाँ पे भी बोल रहे हो एम्प्लॉयड एज डायरेक्टर, दो बार क्यों लेना है, एक ही बार लो ना करके। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि डायरेक्टर के 2 टाइप्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, जैसे हम एम्प्लॉयज हमारे होते हैं ना, वैसे वो एम्प्लॉयड होता है कंपनी के अंदर, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में उसका काम करता है, वो कंपनी को एज अ होल संभालता है, जैसे रिलायंस के लिए मुकेश अंबानी संभालता है, वो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम वो नहीं होता, जैसे मार्केटिंग हेड हो गया, मार्केट उसको उसके रिलेटेड वर्क से फुल नॉलेज होगा, वो इस प्रकार से आएगा हमारे कंपनी में, जैसे चलता आ रहा है फिरता जा रहा है, मतलब ये क्या, वो असाइनमेंट बेसिस पे जैसे रहता है ना, वैसे उस बेसिस पे आता है, उसको केवल अपने एरिया का हेड देखना पड़ता है, बाकी उसको दुनिया की फिक्र नहीं है मेरे दोस्तों। बस इतनी चीज ध्यान में रख लो, इसलिए वहां पे ऐसा यूज किया डायरेक्टर और एम्प्लॉयड एज डायरेक्टर करके। समझा क्या, समझा क्या मेरे बच्चों? इसको कॉपी कर लेते ना, इसको आ जाओ कॉपी कर लो, इसको ये लो, मैं आपको ना ये लो कॉपी करो इसको। फटाफट कॉपी करो, बिल्कुल टाइम नहीं अपने पास। चलिए चालू करूं क्या, आगे बढ़ सकता हूं अब? आ जाओ, नेक्स्ट एफ वाला पॉइंट हमने देख लिया, अब हम लोग कौन से पॉइंट पे जाने जा रहे हैं बच्चों? जी वाले पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं। आ जाओ, देखो क्या बोल दिया यहाँ पे, अ पर्सन
हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, किसकी बात की, ऐसा कोई पर्सन है अगर जिसका जो फुल टाइम कहीं और जॉब करता है, तो तुमको भैया यहाँ पे क्यों रिलेटिव बनना है। मुझे एक बात बताओ, दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से तुम 12-13 घंटे दूसरों क्या काम करोगे, तो हमारे ऑडिटर बन के कर क्या लोगे। और चलो हमने तुमको ऑडिटर बना भी दिया, तो तुम लोग काम कब करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, कंपनीज एक्ट ने बोल दिया। एक बात ध्यान रख लेना, अगर आप कहीं और काम करते हो तो कतई जहर तरीके से आप लोग आओगे नहीं हमारे पास। आप कुछ भी कर लीजिए, माथा पिट लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को धरती पे बुला लीजिए, लेकिन हम आपको आने नहीं देंगे एज अ ऑडिटर करके। कब, जब आप कहीं दूसरी जगह जॉब करते हो। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, आपको विदाउट एग्जांपल तो मैं आपको समझा ही नहीं सकता हूं कोई चीज है। ओ माय गॉड, हाँ 2 मिनट रुक जाओ बस, वो सॉल्व हो रहा है अपना, क्या बोलते तो थोड़ी वो आई पेंसिल की अपनी बैटरी चली गई। दूसरा पार्ट देखते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे ना मेरे दोस्तों। चलो दूसरा क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, और के बाद ध्यान रखिएगा, कहां पे झुमा के बता रहा हूं फिर से, कहां पे आ जाओ, और पे ये देखो, और की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। A person or a partner of a firm holding appointment as its auditor, if such person, क्या बोला यहाँ पे, if such person or a partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as a auditor of more than 20 companies, क्या बोल दिया, of more than 20 companies other than 1% company, dormant company, small company, private company having paid up share capital 100 करोड़ करके। इसका तो बहुत ही बढ़िया डायग्राम बनेगा, कतई जहर डायग्राम बनने वाला है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आ जाओ, चलो आओ, ध्यान दीजिएगा, मस्त पैकी बना रहा हूं डायग्राम। पहला क्या बात कर दी है, ध्यान रखो, पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, उसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपका सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एक मेरा दोस्त है मिस्टर हेमंत करके, ठीक है, वो एसीसी में जॉब करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, उसको अगर कोई ऐसा बोलता है, जो उसको बोलता है, अगर मान लीजिए रिलायंस उसको बोलता है आप हमारा ऑडिटर बन जाइए करके, तो मुझे एक बात बताओ, जो बंदा सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक ऑलरेडी काम कर रहा है, वो रिलायंस में कब जाके काम करेगा, आप ही सोच लीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हेमंत ऑडिटर बन सकता है, क्या बिल्कुल नहीं बन सकता। लेकिन दूसरे केस में मेरी बात कर लीजिए, मैं सपोज मान लीजिए मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और रिलायंस मेरे पास आती है, भैया आप मेरे ऑडिटर बन सकते हो क्या। मैं बोलूंगा अगर मेरे को कोई और डिस्क्वालिफिकेशंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो मैं इनका ऑडिटर बन सकता हूं, क्योंकि मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर नहीं हूं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, ये आपको समझ गया। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं यहाँ पे, और वाले के बाद से मैं सिचुएशन समझा रहा हूं आपको। ये पहले वाले तो बहुत ही ईजी था, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर वाला, ठीक है। चलो दूसरा, और क्या बोला मैंने, और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, इफ सच पर्सन और अ पार्टनर इज एट द डेट, क्या बोला, इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग, मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको एक चीज बता दूं क्या मैं, यहाँ पे देखो क्या बोला है, मैक्सिमम 20 ऑडिट्स पर सीए, क्या बोल दिया यहाँ पे, मैक्सिमम 20 ऑडिट्स पर सीए। सिंपल सी बात इन्होंने बोल दी यहाँ पे कि एक फर्म में, देखो एक फर्म में एक इंडिविजुअल अपने अकाउंट में केवल 20 ऑडिट ले सकता है कंपनीज का। ध्यान रखो क्या बोला, फिर से डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। ये पर्सन है ऑडिटर, ये पर्सन कौन है मेरे बच्चों, ऑडिटर, ये पर्सन कितने मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, कितने मैक्सिमम होल्ड कर सकता है मेरे बच्चों, 20 कंपनीज। अब 20 कंपनीज में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। अब ये 20 कंपनीज में बेसिकली मैं 20 कंपनीज के क्या बताने जा रहा हूं आपको, एक्सक्लूजन्स, कि आपको 20 कंपनीज काउंट करते हो क्या क्या नहीं गिनना है। सबसे पहला जो आपको नहीं गिनना है वो क्या है, 1 पर्सन कंपनी, मतलब अकेले बंदे की कंपनी आपको नहीं गिनना है। दूसरा डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी तो आपको पता है स्लीपिंग कंपनी टाइप होती है। डॉर्मेंट कंपनी मतलब बेसिकली, डॉर्मेंट कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई ऐसा मेजर सेल परचेज के धंधे नहीं है, केवल कोई पड़ी है प्रॉपर्टी वो बढ़ रही है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है अकाउंट में, तो हम लोग बोल देंगे डॉर्मेंट कंपनी कर पे। सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरी बात मैं कर रहा हूं यहां पे कोई स्मॉल कंपनीज, और चौथी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए बच्चों, कितना होना चाहिए, लेस देन 100 करोड़। क्या हो गया, लेस देन 100 करोड़, ठीक है। ये चीज को हमको क्या करना होगा, हमको उसको एक्सक्लूड करना होगा 20 कंपनीज काउंट करते वक्त, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल दूं क्या अच्छा सा, और उससे पहले एग्जांपल देने से पहले आपको तो पता ही होगा ओपीसी हम लोग किसको बोलते हैं, हमको पता है सब लोगों को ओपीसी किसको बोलते हैं, डॉर्मेंट किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जिस भी पर्टिकुलर कंपनी में नहीं होते हैं वो। अब मैं आपको समझा देता हूँ स्मॉल कंपनी मतलब होता क्या है, ठीक है। चलो स्मॉल कंपनी मतलब वैसे हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, हमको पता है स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 50 लाख और जिसका टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़, तो हम लोग बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी क्या है, स्मॉल है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है तो उनको भी हमको काउंट नहीं करना है, सिंपल सी बात, नो बकवास। चलिए आइए देखो, एग्जाम्पल 1 लेता हूं मैं आपके साथ मेरे बच्चों, एग्जाम्पल 1, ठीक है। मिस्टर ए is an auditor of 30 companies, out of which 4 are dormant, one is small, 3 are OPC, and a private company has turnover of 600 crore. Also, he holds 7 companies which has paid up share capital of 90 crore, out of which 6 are private company, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये दिखा लेंगे कि इसका एलिजिबल मतलब अगर ये कंपनी, इसके पास एक्चुअली ऑडिट कितने हैं, मतलब एक्चुअली ऐसे कितने कंपनी इसके ऑडिट है जो हम लोग काउंट कर सकते हैं 20 केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए बच्चों मेरे साथ आंसर। देखो सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, टोटल कंपनीज कितनी है इसकी 30, माइनस आपको क्या क्या करना है ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ विच 4 आर डॉर्मेंट, 4 को तो पहले माइनस करो मेरे बच्चों, 4 डॉर्मेंट कंपनी को माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद 1 इज स्मॉल, 1 को भी माइनस कर देंगे क्योंकि वो स्मॉल कंपनी है, ठीक है। उसके बाद 3 और ओपीसी, तो 3 को भी हमको माइनस करने पड़ेगा क्योंकि वो क्या है मेरे बच्चों, ओपीसी है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी हुआ है टर्नओवर ऑफ 600 करोड़, तो हमको क्या करना है 600 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, हमको कोई टर्नओवर से लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है मोर देन 600 करोड़ बोल दिया ना, तो हम इसका मान लेंगे कि ये एलिजिबल कंपनी है जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी करके, तो हम लोग मानेंगे एलिजिबल है, तो वो इसका कुछ भी मत करना करके, टर्नओवर 600 करोड़ का कुछ भी मत करो। फिर क्या बोला, ऑल्सो ही होल्ड 7 कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 90 करोड़
करोड़ अब हमारे क्लिक होना चाहिए। 90 एक 100 करोड़ की लिमिट दी गई है। क्या बोला क्या हूं मैंने? 100 करोड़ की लिमिट दी गई है किसके लिए मेरे बच्चों? 100 करोड़ की लिमिट दी गई है प्राइवेट कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए 100 करोड़ की लिमिट दी गई है। तो ऐसे सिचुएशन में अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमको वो सातों कंपनी लेना क्या नहीं, हमको केवल ऐसी ही कंपनीज लेना है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कम होना चाहिए 100 करोड़ से, लेकिन वो प्राइवेट भी तो होना चाहिए। उसमें से केवल 6 ही प्राइवेट है, तो हमको 6 ही माइनस करना पड़ेगा, 7 नहीं। और यहां पे लिखना प्राइवेट कंपनी। बचा कितना मेरे दोस्तों? कितना हुआ ये? 10 तो हो गए 20 और 4 मतलब 16 कंपनी के लिए एलिजिबल है। अभी उसके पास अगर इन हैंड में कैलकुलेट करूंगा तो उसके पास केवल कितने हैं? 16 कंपनीज है, 1616 ही कंपनीज है उसके पास। ठीक है, चलिए अब एक आपको है ना थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट पूछता हूँ आपसे, मेरे को चीजें पूछना है। अभी ये मैं बना लेता हूँ टाइमलाइन करके। ठीक है, बना लिया मैंने टाइमलाइन। ये हुआ 31 मार्च। 31 मार्च खत्म हुआ, मैंने बहुत सारे कंपनीज के ऑडिट निपटा दिया, सब कुछ कर डाला मैंने, जो जो रिक्वायरमेंट थी बेसिकली कर डाला मैंने। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं 1 मई की। मेरे पास है ना मुकेश अंबानी आता है, मेरे पास मुकेश अंबानी आता है। मुकेश अंबानी जी मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा, हम लोग साथ में क्रिकेट वगैरह खेलते थे, मतलब मेरा बचपन का दोस्त है वो, मैं जब छोटा था तब का दोस्त है वो। ठीक है, वो तो बड़ा होगा, तो हम लोग साथ में क्रिकेट विकेट खेलते थे बढ़िया संडे को, और अपना नागपुर आता है तब हम लोग बढ़िया तर्री पोहे वगैरह खाने जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बढ़िया, मतलब बहुत चड्डी बड्डी हम लोग बेसिकली। तो 1 मई को आता है मेरे पास, बोलता है इंद्रेश अब सिम तू बढ़िया एक नंबर, तुम तो सीए वगैरह हो, एकदम यंग चार्टर्ड हो, तुमने न्यू कोर्स से भी पढ़ा है, तुम तो सब जानते हो कि एमसीक्यूज वैसे वगैरह कैसे पूछते हो, तुम सब चीजें तो जानते हो, हर चीज जानते हो सीए कोर्स के बारे में, तुम इतने अच्छे एलिजिबल, परफेक्ट एलिजिबल ऑडिटर हो करके मेरे कंपनी के लिए, बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था, तुम मेरे कंपनी का ऑडिटर क्यों नहीं बन जाते करके। मैंने कहा बिल्कुल बन सकता हूं, उसमें प्रॉब्लम क्या है करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, लेकिन एक डिफिकल्टी है कि कंपनीज एक्ट बोलता है कि हमारे पास हम केवल 20 कंपनीज होल्ड कर सकते हैं, और मैं 31 मार्च को आपको एक बात बताऊं क्या, मैं 20 कंपनीज का ऑडिट किया था। तो वो बोलता है कि आप कितने कंपनीज में अभी री अपॉइंट हुए। मैंने बोला कि मैं उसमें से 5 कंपनीज में री अपॉइंट हो चुका हूं, री अपॉइंट हो चुका हूं, 15 कंपनीज में अभी होने का बाकी हूं। तो मुखिया बोलता है कि एक काम करना इंद्रेश, वो तो तेरे को पता ही नहीं वो कंपनी तुझे अपॉइंट करेंगे या नहीं करेंगे, फिर से रीअपॉइंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो तू एक काम कर, मेरे कंपनी का ऑडिटर बन जा, क्योंकि ये सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो केवल तेरे पास 5 ही कंपनीज है, और मेरे नजर से देखूं मैं तो तू मुझे परफेक्ट एलिजिबल ऑडिटर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेरे अंदर 141 अट्रैक्ट ही नहीं कर जा रहा, ना तेरे पास सिक्योरिटीज है, ना तेरा कोई रिलेटिव एज ए डायरेक्टर है, ना कुछ और है, ना कुछ और है, ना कुछ है, फलाना ठिकाना ऐसा वैसा। उसने बोला मेरे को, मैं बोला बात तो सही कर रहा है ये करके, मैं एलिजिबल ऑडिटर हूं करके, बिल्कुल बिंदास, मुझे एलिजिबल ऑडिटर बन जाना चाहिए या मुझे ऑडिट कर लेना चाहिए इस रिलायंस इंडस्ट्रीज का करके। मैं करने ही जा रहा था कि वहां पे एमसीए ने कहा ठहरो मेरे दोस्तों, आप ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हो सीए इंद्रेश गांधी, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप तो जानते हो करके कि क्या हमको ये जो टेस्ट करना है कि 20 ऑडिट मेरे पास है या नहीं है, ये टेस्ट करना है हमको। अब वो कहता है कि आप फंस जाते हो कि आपने 20 ऑडिटर के, आप प्रोफेशनल गिल्टी हो, आप पे हम लोग चार्जेस ठोकेंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 20 है करके। आप देखो आपने 31 मार्च को 20 किया। मैंने बोला देखो भैया एमसीए रुको 1 मिनट, मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ जरा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला उनको बोला कि सुनो ध्यान से, मैंने उनको क्या बोला ध्यान से, अभी तो मैं रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अभी तो मैं बाकी की 15 कंपनीज में रीअपॉइंट भी नहीं हुआ हूं, मैं तो केवल 5 ही कंपनीज में रीअपॉइंट हुआ। तो देखा जाए तो टेक्निकली मैं बोलूं तो 5 कंपनीज में ही मैं ऑडिटर हूं। एमसीए बोलती है रुको जरा सबर करो। एमसीए बोला आओ निकालो सेक्शंस निकालो। ठीक है ये लो तुम्हारा सेक्शंस। तो एमसीए बोलती है ध्यान से वहां पे पॉइंट देखना, ध्यान से वहां पे पॉइंट देखना, क्या बोल रहा है वो ध्यान देखना, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। चलो आओ देखो, पर्सन पार्टनर होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ सच पर्सन और पार्टनर इज, क्या बोलता है ध्यान से, इज एट द डेट ऑफ
सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। मतलब क्या बोल रहा है वो कि आज की अगर मैं बात करूं तो 1 मई को, अगर मैं 1 मई की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 20 कंपनीज ऑलरेडी है। एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर मैं बात करूंगा मेरे बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना, आपको केवल ये गिनना है कि आप एट प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास कितनी कंपनीज है। तो मैं बोलूंगा मेरे पास 20 कंपनीज थी, ये सिचुएशन में मेरे पास 20 कंपनी है करके, क्योंकि मैं उनका एलिजिबल ऑडिटर हूं। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेरे पास 20 कंपनी है। हाँ, अगर कोई कंपनी मुझे बोलते कि हम आपको रीअपॉइंट नहीं करने वाले, हम किसी दूसरे को अपॉइंट करने वाले, तो ऐसे सिचुएशन में 19 हो जाएंगे और मैं रिलायंस का ले सकता हूं ऑडिट। लेकिन अगर मैं 1 मई की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप इनएलिजिबल हो जाओगे, आप ऑडिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि इस क्या बोला यहाँ पे, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की बात की है, 1 मई की बात की है। 1 मई पे हमारे पास 20 ऑडिट है, हमारे पास 20 ऑडिट है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे होता है हमारा ये वाला भी कंसेप्ट खत्म करके। तो हमने कौन सा सेक्शन ये वाला कर लिया, जी वाला पॉइंट भी हमने कर लिया है करके। अब आता है हमारा एच वाला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर से एच वाला पॉइंट के लिए मैं आपको चार्ट बना के देता हूं, स्मॉल सा प्यारा सा चार्ट आप बुक में बना लीजिए। ठीक है, देखो क्या बोला यहाँ पे, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड, पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। फिर से एक और बार, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय एन कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड अप टू 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। बहुत ही सही। देखो, सबसे पहली बात, ये पर्सन होने वाला है इनएलिजिबल। कब वो पर्सन इनएलिजिबल होगा, कब? आओ ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। पहला, कब होगा वो, जब वो कन्विक्ट किया गया है, कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट। कॉन्विक्टेड का मतलब होता है प्रूव्ड गिल्टी। कॉन्विक्टेड का मतलब होता है प्रूव्ड गिल्टी। ठीक है, इनएलिजिबल होता है कब, जब वो पर्सन कॉन्विक्टेड, मैं बात किसकी कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, बात मैं कर रहा हूं ये पर्सन की। ये पर्सन होता है इनएलिजिबल जब ये पर्सन हो जाता है कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट, ये पर्सन प्रूव्ड गिल्टी हो जाता है बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस, एक ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड, फॉर एन ऑफेंस। अब हो सकता है वो ऑफेंस में आपने फ्रॉड किया, आपने फ्रॉड नहीं किया। अगर आप फ्रॉड नहीं करते हो, आप कॉन्विक्ट हुए और आपने ऑफेंस भी किया, लेकिन वो फ्रॉड नहीं है। जैसे मैंने सिग्नल तोड़ा, मुझे कोर्ट के सामने रख दिया गया, इसने सिग्नल तोड़ा, इसने लॉ के तोड़ा, तो कोर्ट ने बोला हाँ आप प्रूव्ड गिल्टी हो, हमने सीसीटीवी में देखा, पर मैंने क्या फ्रॉड कर दिया क्या मेरे बच्चों? मैंने फ्रॉड थोड़ी किया, सिग्नल तोड़ने पे फ्रॉड थोड़ी होता है। हाँ, तोड़ना नहीं चाहिए, लॉ तोड़ा तो मेरे पे क्या बोलते, तो मैं कॉन्विक्ट हुआ बाय कोर्ट, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में मैं इनएलिजिबल नहीं बनूंगा। क्या? जब मैं फ्रॉड ही नहीं किया तो इनएलिजिबल नहीं हुआ। मैं कॉन्विक्ट भी होना चाहिए, क्या बोला मैं, कॉन्विक्ट भी होना चाहिए, मैंने फ्रॉड भी करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मैं हो जाता हूं इनएलिजिबल। कब तक? जब तक 10 साल नहीं हो जाते फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। फॉर 10 years मैं हो जाता हूं इनएलिजिबल। ध्यान दो, देखो यहां पे मैंने ऑफेंस किया, ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, यहां पे कोर्ट केस हुआ, ठीक है। यहां पे मैं कन्विक्ट करार कर दिया गया, मतलब प्रूव्ड गिल्टी हो गया। यहां पे मैं क्या बोलते तो छूट गया, बेसिकली मैं, मुझे ये क्या बोलते तो रिहाई दी गई, देखो रिहाई, ठीक है, छोड़ दिया मेरे को, जाओ करके, तुम बहुत अच्छे इंसान हो करके, हो क्या। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले, यहाँ पे जो हम देखने वाले 10 साल हम लोग कहां से देखेंगे, हम कब एलिजिबल होंगे? तो हम क्या, हमको यहां से 10 साल देखना है, मतलब ए वाला पार्ट, या हमको यहां से 10 साल देखना है,
या हमको यहाँ से 10 साल देखना है, या हमको यहाँ से 10 साल देखना है। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ ये और ये कहाँ से हमको देखना है करके, बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप देखोगे ना तो आप बोलोगे कि आप कन्विक्टेड से बात करोगे। यहां से जब 10 साल हो जाएंगे, जब यहां से 10 साल आपके खत्म हुए तो आप यहाँ पे बन जाते हो एलिजिबल। क्या हो जाते हो आप? एलिजिबल। और यहाँ पे आप रहते हो इन एलिजिबल। समझा? देखो इतना सा सेंटेंस था, लेकिन कितने डीप में हमने एनालिसिस किया उस चीज का, आप ही समझ लो मेरे बच्चों। आप देख लिए होंगे, मतलब हमने कितने अच्छे से पढ़ा एक चीज को, आप ही समझ लो। एच वाला क्लॉज हुआ ये, ठीक है। पर्सन इनएलिजिबल होगा कब? जब वो पर्सन कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट होगा, मतलब प्रूव्ड गिल्टी बाय कोर्ट होगा। किस चीज के लिए? ऑफेंस के लिए। ऑफेंस में फ्रॉड नहीं हुआ तो छूट जाएगा, लेकिन फ्रॉड हो गया तो वो 10 साल के इनएलिजिबल हो जाएगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन से वो हो जाएगा इनएलिजिबल 10 सालों के लिए। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इतने अच्छे से आपने लॉ भी पढ़ना चाहिए। ऐसे ही तरीके से आपको लॉ पढ़ना है। थोड़े थोड़े चीजों पर ट्विस्ट करती है इंस्टीट्यूट, कहीं भी खेलती है इंस्टीट्यूट हमारी। आप सोच नहीं सकते इस पे एक एमसीक्यू आ जाएगा कि 10 साल कहां से देखूं करके, कुछ भी पूछ सकती है हमारी इंस्टीट्यूट, है ना। चलिए आइए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट आपके साथ लेके जाता हूं मैं हमारा आखिरी पार्ट 141 का। ओ माय गॉड, आखिरी पार्ट आता हुआ। गुड। आई वाला पार्ट। पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 144 टू द कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी करके। बहुत ही सिंपल, क्या बोल दूं मैं करके, मतलब ये चीजों को तो मैंने बोलना ही नहीं चाहिए, फिर भी आपको डायग्राम बना के दूंगा, हर चीज का डायग्राम बना के दूंगा आपको। अगर एक पर्सन क्या देता है? पर्सन देता है 144 सेक्शन नंबर 144 की सर्विसेज। किस किस को देता है मेरे बच्चों? 3 ही कंपनीज बोली गई थी। कौन सी? कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी। ये तीनों में से किसी को भी इसने अगर सेक्शन 144 की सर्विसेज दी तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी का। ध्यान रख लेना मेरे बच्चों, ठीक है। वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। एक बात तो क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, रादर मैं ऐसा बोल सकता हूँ करके, ठीक है। समझ रहा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब लेकिन सेक्शन 144 के सर्विसेज कौन से सर, वो भी तो बता दो। सेक्शन 144 तो आपने लिख दिया, लेकिन सेक्शन 144 के सर्विसेज कौन से? चलो बता रहा हूँ आपको कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट रेंडर सच फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट render following type of services as per कौन सा है? सेक्शन 144, ठीक है। चलो कौन सी सर्विसेज दे दो, ये देखो ये सारी सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज वो नहीं दे सकता। कौन सी? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विसेज, मतलब आप अकाउंट्स अगर मैनेज करते हो तो आप वो कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। आप इंटरनल ऑडिट करते हो तो आप वो कंपनी के ऑडिट नहीं बन सकते। आप डिजाइन या इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का आप डिजाइन या इंप्लीमेंटेशन करते हो तो आप नहीं कर सकते। ये हमारे चैप्टर्स में कवर होने वाला है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमारे पास है, जो इनिशियल चैप्टर है 1 2 3 4 उसमें है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप एक्चुरियल वाली सर्विसेज देते हो। कोई होता है ना बहुत भारी लोग, सीए भी होते हैं, एक्चुअरीज भी होते, तो एक्चुअल की सर्विसेज देते हैं उनको, तो आप फिर से चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देते हो या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज देते हो तो भी आप नहीं बन सकते मेरे बच्चों। माइक रॉस को याद कर लीजिएगा उसमें, अगर आपने अगर सूट्स वगैरह देखा होगा तो मैं बात कर रहा हूं। फिर रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी तो आप नहीं दे सकते। मैनेजमेंट सर्विसेज होंगी, मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट सर्विसेज, याद रखना। इस पे ही पूछते हैं ये लोग, आज आके इंस्टीट्यूट पता नहीं इतना फेवरेट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट सर्विसेज उठा के दे देंगे और कुछ नहीं, या एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। आपको ध्यान रखना होगा। अब ये सर्विसेज सर कैसे याद रखना करके, मैं हूं ना,
मैं हूं तो क्या घबराने की बात है मेरे बच्चों, मैं हूं आपके साथ। हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन नंबर 144। फिर से बोलो मेरे साथ, कौन सा, 1 + 4 + 4 मतलब टोटल कितना, 9। सर्विसेज कितनी है, 9। फिर से मेरे साथ बोलेंगे 1 + 4 + 4, सर्विसेज कितनी है, 9। यहाँ पे सेक्शन कितना हो रहा है, 144, 9 में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला क्या, अकाउंट की सर्विसेज, बोलो मेरे साथ, सबसे पहला क्या, अकाउंट की सर्विसेज। दूसरा मेरे साथ इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज। तीसरा इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होंगी, एक तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की। फिर मैनेजमेंट सर्विसेज तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोल ही दिया था। फिर आता है चौथी, बहुत भारी लोगों की बात करना है हमको, एक्चुअली वाली सर्विसेज हो गई। और फिर एक ही चीज तो बचती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और आखिरी का तो एनी अदर चीज है, कोई बड़ी बात ही नहीं है उस चीज में, ठीक है। टोटल 9 सर्विसेज। सबसे पहला याद कर लेना किसको, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विसेज। दूसरा इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज। तीसरा इन्वेस्टमेंट की बात करना, इन्वेस्टमेंट में 2 बैंकिंग की और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सर्विसेज हो गया। चौथा बात कर लेना भारी लोगों की, मतलब कौन, एक्चुअली सर्विसेज। पांचवा बोल देना डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और बाकी आखिरी में कौन सा, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। और खत्म होने के बाद एनी अदर सर्विसेज बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे हमारा होता है सेक्शन 141 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है हमारा सेक्शन 141, ठीक है। चलो, हाँ, ये जो 144 है ना, बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात की है इन्होंने। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे समझाया उसको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको हम चार्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, उनका और अच्छे से आसानी हो जाएंगी। ध्यान दो, इन केस एन ऑडिटर बीइंग इंडिविजुअल, either himself or through his relative or any person connected or associated with such individual, or through any other entity whatsoever in which such individual has significant influence or control, or whose name or trademark or brand is used by such individual, shall be termed as rendering of services directly or indirectly by the auditor, and in such case the auditor being a firm, either itself or through any of the partners, or through its parent, subsidiary, associate entity, or through any other entity whosoever करके बोला गया है, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूं, अच्छे से पूरी चीजें समझा देता हूं। यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे थे ना हमने, आ जाओ। अगर वो पर्सन, क्या बोला मैंने, अगर वो पर्सन इंडिविजुअल है तो क्या, इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव को ले लेना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, पर्सन है, इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव को ले लेना, इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव को ले लेना, इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव को ले लेना, ठीक है। या ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ले लेना, क्या बोला मैंने, ऐसी दूसरे एंटिटी को ले लेना, अदर एंटिटी, ऐसी स्पेलिंग का और मेरा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एंटिटी को ले लेना जहां पे इन विच एंटिटी, इन विच individual has significant influence। तो वैसे एंटिटीज को भी आप लोग ले लीजिएगा। लेकिन अगर पर्सन फर्म है हमारी, तो क्या करना है हमको, किन किन को लेना है। पहली बात तो पार्टनर्स को ले लेना, और हमारी होल्डिंग अगर कोई होंगी, हमारी सब्सिडरी होंगी, हमारी एसोसिएट होंगी, या हमारी ब्रांड नेम वाली कंपनीज होंगी तो भी ले, ब्रांड नेम, सेम ब्रांड नेम या ग्रुप वालों को भी हमको ले लेना है इसमें। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए इंद्रेश गांधी एक ब्रांड बन चुका है, इंद्रेश गांधी एंड कंपनी करके, ठीक है। ये कंपनी रिलायंस को क्या करते हैं, रिलायंस छोड़ो यार बोर हो गया करके, सर कुछ दूसरा दो ना। ये कंपनी क्या करती है, टाटा को बुक कीपिंग की सर्विसेज देती है। अब ये ब्रांड के अंदर दूसरे चार्टर्ड रजिस्टर्ड है, मान लीजिए सीए दीपिका रजानी करके, वो इस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर रजिस्टर्ड है। और वो क्या करते हैं, सीए दीपिका क्या करती है, सीए दीपिका
अप्लाई करती है किसके अंदर, टाटा के अंदर, कि मुझे ऑडिटर बना दो करके, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वो ऑडिटर नहीं बन सकती, क्योंकि उसने मेरा ब्रांड यूज किया है, और मेरा जो ब्रांड यूज किया है वो ब्रांड ने बेसिकली क्या दिया, अकाउंट कीपिंग किया, सेक्शन 144 की सर्विसेज दी है, वो 9 में से कोई भी एक सर्विसेज दे दी तो भैया आप हो जाओगे इनएलिजिबल। अगर आप इंडिविजुअल हो, मैं या मेरे इंडिविजुअल में से कोई भी वो 9 सर्विसेज में से कोई भी अगर वो सर्विसेज देता है, कोई भी सर्विसेज कोई भी पर्सन देता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मैं हो जाऊंगा इनएलिजिबल ऑडिटर। समझ गया क्या मेरे बच्चों? बहुत आसान सी चीज थी, आप पूरा अच्छे से डायग्राम बना के समझा दिया हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेकेंड टॉपिक हमारा चालू होने जा रहा है, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। करीब करीब हमने 3 घंटा दिया है सेक्शन 141 को, मतलब आप सोचो हमने कितना इन डेप्थ में हर चीज पढ़ी है, हमने सब चीजें कवर करने की कोशिश की है, आपसे जितना हो सके मैंने आपसे हर चीज कवर करने की कोशिश किया हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग सेकेंड जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मतलब क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मीन्स क्या होता है कि आपको एक नया पर्सन एज अ ऑडिटर अपॉइंट करना है। मान लीजिए आपकी कंपनी आज फॉर्म हुई है, अब ऑब्वियस सी बात है हमारी कंपनी फॉर्म हो गई है तो हमको ऑडिटर भी तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना, जो इस पर्टिकुलर साल के लिए हमारे जो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी सब चीजें होंगी, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, उसके ऊपर ओपिनियन दे पाएगा ऐसा कोई पर्सन हमको चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ताकि क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाने चाहिए रिलायबल करके। जब तक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं बनेंगे तब तक कोई भी स्टेक होल्डर्स हमसे संतुष्ट रहेगा क्या मेरे बच्चों? नहीं रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमको ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत आ पड़ती है। तो आपके केस में इसमें मैं सीधा चार्ट मेरे साथ कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं करना कैसा है करके। ठीक है, देखो अपॉइंटमेंट जो होते हैं ना, जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमेशा 2 तरीके से हो सकता है। एक तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा या सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट होना मतलब क्या, नई नवेली कंपनी बनी है और उसके लिए हमको पहली दफा हमको ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत पड़ रही है। बहुत ही सही बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, एक मिनट ध्यान से फिर से सुनिएगा। कंपनी आज आपने फॉर्म किया, आज की तारीख क्या है मेरे बच्चों? आज की तारीख है 19 मई, 19 मई आज की तारीख है। 19 मई को हमने कंपनी फॉर्म की और हम लोग अब इस जो मतलब कौन सा 2021 के फाइनेंशियल ईयर जो है उसके जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, उस पर्टिकुलर चीज पे ओपिनियन देने के लिए हम लोग जो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, हम लोग बोलेंगे आप होंगे हमारे पहले दफा ऑडिटर, क्योंकि हमारी कंपनी अभी नई बनी है, आप पहली दफा ऑडिटर, आप अभी बन रहे हो ना हमारे ऑडिटर, तो आप हो जाओगे फर्स्ट ऑडिटर करके। देख कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट ऑडिटर मतलब वो नहीं जो पर्सन पहली बार ऑडिटर अपॉइंट होगा, ऐसा नहीं, वो कंपनी के लिए पहले ऑडिटर कौन कर रहा है वो होगा फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, फिर होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। एक बार कोई ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो उसके बाद अगर हमको उसके अलावा कोई दूसरे पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करना है तो हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर करके। क्या होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, आपको समझ जाएगा, मतलब केवल लाइट दिमाग से एकदम बिंदास होकर सुनो मेरी बात को। अभी मैं चार्ट बना रहा हूं, मेरे साथ चार्ट सब लोग बनाएंगे और कुछ नहीं। या अभी आप सब लोग रुक जाओ, बेस्ट करो एक काम, रुक जाओ, मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा मेरे साथ। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे बच्चों, आओ। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को मैं जनरली 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फिर से सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को हम लोग क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को हम लोग डिवाइड कर लेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर में मैं फिर से करूंगा 2 टुकड़े उसके। ये हमारा मैजिक बोर्ड है बच्चों, ये मैजिक बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देते रहो, आपको हर चीज माइंड में बैठते जाएंगी, बस इस पे अच्छे से ध्यान देना मेरे दोस्तों। इस पे आपकी नजर चूकी तो दुर्घटना घटी, समझ लीजिएगा मेरे बच्चों।
ठीक है, आ जाओ। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में बात करता हूं सबसे पहले, क्या इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। समझा क्या? इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर मैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो यह आता है सेक्शन 139(6) और यह आता है सेक्शन 139(7). ठीक है, चलो ध्यान दो, एकदम बढ़िया। और सेम सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी करके वो भी बना लेते हैं ना। अभी ढांचा बन के पूरा रेडी हो जाता है हमारा, फिर हमको क्या करना है, केवल और केवल चीजें लिखना है उसके अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ। और गवर्नमेंट कंपनी, चलो आओ। सबसे पहला बात जो मैं करने जा रहा हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, ध्यान दो, गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेक किसका होता है, एक तो राज्य सरकार का या अपना क्या बोलते हैं, तो एक तो अपना स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स करके। मान लीजिए बीएसएनएल, बीएसएनएल में 51% स्टेक किस किस का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फिर अपने क्या बोलते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स का है, और ऐसे बहुत सारे, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट्स का जब मिला के स्टेक होता है एटलीस्ट 51% से ऊपर कोई कंपनी के अंदर, तो हम लोग बोलेंगे ये गवर्नमेंट कंपनी है भैया। इसका देखभाल, इसका जो मेजर होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट की, तो इसको संभालने वाला, इसका मैनेजमेंट आखिर किसके हाथों में, इसका कारोबार करने का हक किसके हाथों में, तो गवर्नमेंट के हाथों में। ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, जिसके पास ये होल्डिंग नहीं है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गई, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है, ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान दीजिएगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए एग्जांपल रिलायंस अपने माइंड में रखिएगा। मैं ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो 30 दिन दिए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बीओडी को 30 दिन दिए जाते हैं कि आप अपॉइंटमेंट कर लेना भैया, 30 डेज के अंदर आप लोग अपॉइंटमेंट कर लेना। देखो ध्यान से देखो कैसे दिख रहा है, बीओडी 30D, बीओडी 30D, बोर्ड ऑफ। देखो एक बात माइंड में बैठा के रख लो मेरे दोस्तों, कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा तो हमेशा 30 दिन लाएंगे, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा हमेशा 30 डेज आने वाला है। ये क्राइटेरिया माइंड में रख लो। क्यों, मैं आपको सिंपल बता के रख देता हूं। देखो बीओडी, ओ माय गॉड, बीओडी जादू 30D, नाम में ही जिसके लिखा है 30D उनके लिए आएगा बीओडी। ठीक है, चलिए ओके। जब भी बोर्ड ऑफ, आपको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो और आपको फर्स्ट टाइम ऑडिटर अपॉइंट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना होगा 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं फेल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स, तो ऐसे सिचुएशन में आपको दिए जाएंगे कितने, 90 दिन। मेंबर्स करेंगे अपॉइंट और आपको कितने दिए जाएंगे दिन, 90 डेज दिए जाएंगे, और आप क्या करोगे, ईजीएम में अपॉइंट करोगे उसको मेरे बच्चों। किस में अपॉइंट करोगे, ईजीएम में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करके होता है, उसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट करना होगा किसका, फर्स्ट ऑडिटर का। और ये चीज आपको एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत ध्यान में रखना होगा। चलो मैं आपको फिर से बताता हूं, आपके माइंड में चार्ट बनना चाहिए अभी भी। देखो सबसे पहले याद रख लेना क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में किसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑडिटर के। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑडिटर के। फर्स्ट ऑडिटर के केस में सबसे पहले 139(6) किसके बारे में बात करता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, 30 दिन देता हूं किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तुम अपॉइंट कर लो करके। अगर आप फेल हो जाते हो तो उसके बाद 90 दिनों के अंतर्गत किसको करना होगा, मेंबर्स को करना होगा, ऐसा बोल दिया गया है यहां पे, वही हमको पढ़ना होगा। आ जाओ देखो, एज पर सेक्शन 139(6) द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ही क्या, नॉन गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी मतलब ही क्या, नॉन गवर्नमेंट कंपनी।
First auditor shall be appointed by board of directors within 30 days from the date of registration of the company. 30 दिनों के अंदर अंदर from the date of registration, from the date of registration आपको क्या करना होगा, आपको बना लेना होगा, आपके ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट कर देना होगा. अगर आपका अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप 1 मई को रजिस्टर हो रहे हो तो 30 मई के अंतर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा. अगर आप फेल हो जाते हो, उसके बाद क्या लिखा है, इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट द ऑडिटर, it shall inform the members करके क्या बोल दिया, it shall inform the members of the company within 90 days at an extraordinary general meeting appoint the auditor करके. Appointment auditor shall hold the office till the conclusion of first annual general meeting. चलो आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में नीचे आ जाता हूँ. देखो टाइमलाइन ऑफ द कंपनी, ये मैं चीज डिलीट करने वाला हूँ, इसलिए आप भी इसको बना लीजिएगा क्योंकि मेरे चार्ट में बीच में प्रॉब्लम देंगे. आप नेक्स्ट पेज पे ही बनाएंगे इसको, ठीक है. देखो यहां पे कंपनी हुई इनकॉर्पोरेट. कंपनी क्या हुई बच्चों, इनकॉर्पोरेट हो गई. 30 दिनों के अंदर अंदर यहां पे कौन अपॉइंट करने वाला है मेरे बच्चों, कौन अपॉइंट करेगा दोस्तों, कौन अपॉइंट करने वाला है, बीओडी. फिर क्या बोला है, 90 डेज के अंदर. अब बस सवाल ये उठता है, सर मुझे एक बात बताओ, ये जो 90 दिन हमको काउंट करना है, ये जब कंपनी का वो जो 30 दिन वाला खत्म हुआ तब से 90 दिन काउंट करेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तब से करके. तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका अपना कंपनी लॉ भी शांत है इसके बारे में और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल भी शांत है करके इस बारे में, ठीक है. लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आपको ये ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी नेचर के होंगे ना, जिसपे इंस्टीट्यूट हमारी खुद ही इंस्टीट्यूट को ही नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, तो ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछेंगी. लेकिन मेरे मुताबिक अगर मैं बात करूं तो 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की ये बात करेंगे करके, ठीक है. 90 दिनों के अंदर आपको किसको, मेंबर्स को अपॉइंट कर लेना होगा. अगर यहां पे किसको अपॉइंट करना होगा, मेंबर्स को अपॉइंट, मेंबर्स कैन अपॉइंट दैट पर्टिकुलर पर्सन. मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको 90 दिन फ्रॉम कब से काउंट करना है, फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से काउंट कर लेना. एक बात ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है. चलो आ जाओ, बाकी तो बहुत सिंपल है. क्या बोला मैंने, 30 दिनों के अंदर बीओडी अपॉइंट करेंगे. अगर आप फेल हो जाते हो तो 90 दिनों के अंदर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे ईजीएम में. ये हो गया हमारा कौन से केस का, देखो पढ़ लो यहां पे, ये हो गया हमारा कौन सा, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. चलो उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी का मैं केस ले रहा हूं. गवर्नमेंट के केस में सीएजी होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब ही कौन, ये व्यक्ति होता है गवर्नमेंट का ऑडिटर. क्या बोल दिया मैंने, गवर्नमेंट का ऑडिटर. गवर्नमेंट के सब प्रकार का, गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, बाकी जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है ना, सबका ऑडिटर कौन होगा रे भैया, सबका ऑडिटर होगा रे तेरा फैजल मतलब कौन, यहाँ पे सीएजी है मेरे बच्चों. सीएजी को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और बोला जाता है कि आप हमारे सारे ट्रांजेक्शन का ये करोगे. तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी नई नवेली बनी है तो उसके लिए अपॉइंट करना किसी को, तो यहां पे गवर्नमेंट का काम है, थोड़ा ढीला काम होगा, इसलिए बोला गया कि फर्स्ट अथॉरिटी को डबल टाइम दे दो. मतलब ही क्या मेरे बच्चों, 60 डेज दे दो इनको. अगर ये फेल कर जाते हैं तो उसके बाद मौका किसको मिलेगा, बीओडी. मैं आपको पता होगा बीओडी मतलब 30D, 30 दिनों के अंदर दे दो. अगर ये भी फेल हो जाते, ओहो क्या बात है, मेंबर्स को दे दो फिर 60 दिन का समय. ये भी हो जाता है फेल तो उनको दे दो 60 दिन का समय. ठीक है, ठीक है क्या, अब बोलते ही नहीं यार, ठीक है कि नहीं, बोलो जरा. फेल्स तो वहां पे मेंबर्स अपॉइंट करेंगे कितने, 60 डेज के अंदर. बहुत ही सिंपल है. देखो सेकंड अथॉरिटी को यहाँ पे 90 दिन दिया गया, यहाँ पे भी 90 दिन दिया गया. फर्स्ट अथॉरिटी को 30 दिन दिया गया, लेकिन वहां पे सिंस गवर्नमेंट कंपनी है, आलस भरी कंपनी होंगी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोला गया, आपको हमने 60 दिन दे दिया पहले अथॉरिटी को. ठीक है, चलो पढ़ लीजिए इसको, पढ़ो यहां से. गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, मैंने आपको बताया था 51% वाला. फिर ये कौन कौन अपॉइंट करता है, ये भी पढ़िए और ये भी पढ़िए फास्ट बिल्कुल.
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला ये चीज पढ़ना, 60 डेज का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सीएजी फेल होता है तो बोर्ड करेगा 30 दिनों के अंदर अंदर, और अगर बोर्ड भी फेल होता है तो मेंबर्स करेंगे 60 दिनों के अंदर अंदर। देख लो मेरी मतलब आप ध्यान दो, जो लाल कलर के पॉइंट्स है अगर आप उसको ध्यान से सिर्फ वो चीज़ों पे पढ़ लोगे ना तो आपको समझ जाएगा। इस वे से मैंने नोट्स बनाया हूँ आपके मेरे बच्चों, ऐसे नोट्स बनाया हो कि आपको ऐसा मजा नहीं आया पढ़ के तो कह देना मेरे को, और थोड़ी लैंग्वेज आपको एडजस्ट होने टाइम लगेगा दोस्तों। देखो नया नया लैंग्वेज है, अजीब सी थोड़ी लैंग्वेज होती है, लॉइश टाइप की अलग सी लैंग्वेज है ये, इसको बॉडी में इंटरनलाइज होने दीजिए, सिर्फ इसको पढ़ते रहिए। तो वैसे सिचुएशन में एक बार हमारी बॉडी इसको अडेप्ट करना चालू कर दी तो आपको ये लॉ की लैंग्वेज बहुत आसानी से जमेंगी, और आप इसी प्रकार से पेपर में भी लिख के आओगे। ठीक है, चलो अब ये दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है टेन्योर। टेन्योर क्या है उनका मेरे दोस्तों? टेन्योर है उनका, दोनों का सेम ही टेन्योर है। कितना? टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम इनका टेन्योर। मतलब क्या? अगर कोई पर्सन अभी जैसे देखो एक मैं आपको यहां पे लेके समझा देता हूं ना एग्जांपल। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लेता हूं, आप भी नेक्स्ट पेज पे ही लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दो, एक मैं की बात करूं। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 30 मई तक, क्या बोला मैंने? 30 मई तक 30 मई तक क्या कर सकते हैं ये लोग? अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो 30 मई तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। अब हमको 90 दिन काउंट करना है। मई के हो गए कितने? 31 दिन हो गए मई के, 31 डेज हो गए कितने? मई के, फिर 30 दिन हो गए जून के, मतलब टोटल 61। तो हमको 29 डेज लेना पड़ेगा किसके? जुलाई के। तो 29 जुलाई तक, 29 जुलाई तक यहाँ पे टाइम दिया गया है। किसको मेरे बच्चों? मेंबर्स को टाइम दिया जाता है। लेकिन कब दिया जाएगा? इफ ये फेल होते हैं तो 29 जुलाई तक मेंबर्स को दिया जाता है टाइम। 29 है वो, 29 जुलाई तक मेंबर्स को दिया जाता है समय। समझ गया आपको? इतना पक्का? चलो, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए? 30 मई नहीं, यहां पे कितना? 31 डेज मई के, और 29 डेज आपको लेना पड़ेगा अप्रैल के। तो 29 अप्रैल तक यहां पे सीएजी अपॉइंट करेंगे, सीएजी अपॉइंट कर सकेंगे। उसके बाद 29 मई से 30 दिन दिए जाएंगे किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। 30 दिन मतलब क्या? अप्रैल का एक दिन, 29 डेज उसके अलग, मतलब 29 जून तक किसको मौका दिया जाएगा मेरे दोस्तों? किसको मौका दिया जाएगा? दिया जाएगा किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि वो 30 डेज होता है। और उसके बाद मौका दिया जाएगा फिर से, किसको दिया जाएगा? उसके बाद 60 दिनों के लिए मौका दिया जाएगा। किसको मेरे? हाँ, 29 जून से फिर से देखो, एक दिन इसका ले लेना तो बचते कितने हमारे? 59 डेज। तो 31 डेज इसके होंगे, 32 और उसको 28, मतलब 28 अगस्त तक कौन आएगा? मेंबर्स। वही है कि ये फेल हुए तो ये आएंगे, और ये फेल हुए तो ये आएंगे। बस ऐसा ही है और कुछ नहीं। समझ गया? बस इतनी चीज ध्यान में रख लियो, इससे ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई बात ही नहीं है करके। बहुत सिंपल है, पूछा तो इक्का दिक्का एमसीक्यू पूछेगा, बाकी सब चीजें नहीं पूछेगा आपसे। अभी बता देता हूं मैं आपको, सिंपल सीधा, सीधी बात, नो बकवास। चलो आ जाओ। सब्सिक्वेंट ऑडिटर की मैं बात करता हूँ। सब्सिक्वेंट ऑडिटर की मैं बात करूँ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जैसे रिलायंस का मैंने लिया था। एक बार तो मैंने मिस्टर को अपॉइंट कर दिया, लेकिन उसके बाद मैं किसी दूसरे को अपॉइंट करना चाहता हूँ, तो देखते हैं हम लोग किसको करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है।
every provides that every company shall at the first annual general meeting, हम जानते हैं क्या होगा, देखो पहला वाला जो पर्सन है ना, पहला जो ऑडिटर हमने अपॉइंट किया है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो रहेगा, उसके बाद फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग को हम लोग क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने वाले हैं। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट के लिए क्या बोला, एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर हु शैल होल्ड ऑफिस, हु शैल क्या बोल दिया यहाँ पे, हु शैल बोला, हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग till the conclusion of 6th annual general meeting and therefore till the conclusion of every 6th annual general meeting। इसका क्या मतलब होता है आराम से मैं बताऊंगा आपको, आपको टेंशन लेने की गरज नहीं है, बिल्कुल शांति से अच्छे से उस चीज को पढ़ो। मैं फिर से एक और बार रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों, चलो आ जाओ। देखो सेक्शन 139(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स एवरी कंपनी क्या बोल दिया यहाँ पे, एवरी कंपनी, मार्क कीजिए सब कंपनी के लिए लागू होने वाला है। एवरी कंपनी शाल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, क्यों फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग को, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर ही होता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फॉर्म, हम जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल या फॉर्म एज पर सेक्शन कौन सा मेरे दोस्तों बोलना होगा आपको, सेक्शन 141 के हिसाब से, ठीक है। इंडिविजुअल और फॉर्म एज एन ऑडिटर हु शाल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द conclusion of that annual general meeting, that मतलब वो first annual general meeting till the conclusion of 6th annual general meeting and thereafter every conclusion of every 6th meeting करके। बहुत सही। दूसरा, the following points to be noted in this regard: before appointment is made, written consent of the auditor to such appointment and a certificate from him that he shall be appointment made shall be in accordance with the sections prescribed, obtained, etc. वगैरह। A certificate shall also indicate he satisfied section 141 and company shall inform the auditor consent of his or its कब, जब फॉर्म होंगी तब, of his or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed करके ऐसा इन्होंने बोल दिया, ठीक है। आ जाओ, देखो इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में अपने को लिखना चालू करना है। Company shall appoint individual or firm as auditor। इसका जो टेन्योर रहेगा वो कैसा रहेगा मेरे दोस्तों, conclusion of that meeting till conclusion of 6th AGM, ठीक है। ये हुआ इसकी बात नॉन। आप टेंशन मत, तो आपको हर चीज, आपको ऐसा हो रहा होगा कि सर समझ नहीं रहा है करके, कुछ तो भी हो रहा है हमको जम नहीं रहा है करके, शांति से सुनते रहो बस बातों को, मैं आपको सब बताने वाला हूँ अभी, बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक सोचो बातों को और कुछ नहीं करना। मैं जो बता रहा हूँ केवल उसके बारे में सुनते रहिए, आ रहा नहीं आ रहा वो मेरा कंसर्न रहेगा, आपका कंसर्न नहीं रहेगा, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है करके। अब दूसरा आता है गवर्नमेंट कंपनी का केस। गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर मैं बात करूं ना, तो आपको एवरी ईयर अपॉइंट करना है, और कब अपॉइंट करना है, विद इन 180 डेज, ठीक है। मतलब एक चीज समझ लो, जब गवर्नमेंट कंपनी का केस रहेगा तो आपके हर साल ऑडिटर चेंज होंगे, लेकिन नॉन गवर्नमेंट के केस में अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो 1 साल का टेन्योर, उसके बाद अगर ऑडिटर है तो हर ऑडिटर का टेन्योर 5 साल होगा। क्या बोल दिया मैंने, हर ऑडिटर का टेन्योर 5 साल होगा। उसी वो जो टेन्योर होता है ना 5 साल का, उसको 1 टर्म करके बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ इन केस ऑफ, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। अब ये एक बात ध्यान रखना, अब हम जो भी बात करेंगे केवल इसी चीज की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम सटीक पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अच्छे से। थोड़ा सा इधर उधर हुआ गए आप काम से फिनिश हो जाएगा,
क्योंकि रब से सेक्शन उड़ जाएगा। वैसे अब तो आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप तो बढ़िया, उसको मेरे को आगे पीछे स्लो कराना है, फास्ट भगाना है, जैसे करना है वैसे नचाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान दो, आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हाँ, ये हुआ, कंपनी हुई इनकॉर्पोरेट, कंपनी हुई इनकॉर्पोरेट, कंपनी का आया फर्स्ट एजीएम। यहां तक कौन था मेरे साथ? यहां तक मेरे साथ था फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट एजीएम को अपॉइंट हुआ दूसरा ऑडिटर जिसका टेन्योर था टिल सिक्स्थ एजीएम। अब आप क्या कीजिए, पेंसिल लीजिए और मुझे बताइए कि एक टर्म, जो मैंने बोला ना टेन्योर को हम टर्म बोलते हैं, तो एक टर्म में कितने ईयर्स आए, कितने ईयर्स आए? आप चाहे तो ये चीज को भी पढ़ सकते हो फिर से, ये वाली जो चीज है ना, आप फिर से इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये चीज को बढ़िया पढ़िए आराम से और मुझे बताइए, सोचिए, सोचिए बात को ध्यान से, बिल्कुल उस चीज को पढ़िएगा। लेकिन तो मैं आपको फिर से पढ़ता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, देखो मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ, क्यों? ताकि हमारे माइंड में बैठे चीजें, एक बार हमारी चीजें माइंड में बैठ गई ना, उसके बाद आप पागल हो जाओगे, इतनी रिवीजन कराऊंगा मैं आपसे। ऐसे ऐसे तोते की तरह बोलोगे। मैं आपको रात में 2 बजे भी उठाया, पानी डाला आपके ऊपर, बता इसका क्या होता है, इसका 139.6 या 139.7 क्या, तो आप ऐसे धड़ाधड़ बोलोगे। इतनी तो गारंटी दे देता हूँ मैं आपको, अभी से पक्का बता रहा हूँ, देख लियो, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो हर एक कंपनी की इन्होंने बात किया, एवरी कंपनी शाल एट द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फॉर्म एज एन ऑडिटर हु शाल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। इसका एक ही मतलब है, मतलब ही क्या, ये फर्स्ट एजीएम, कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, कंक्लूजन ऑफ, देखो इसको क्या बोला गया है, कंक्लूजन ऑफ that meeting till the conclusion of 6. अब अगर conclusion of that meeting मतलब first AGM हुआ, तो उसके बाद आने वाला है second AGM, third AGM, fourth AGM, fifth AGM, sixth AGM। मतलब इस साल कितने हुए? एक साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समझो? शब्दों के जाल से बचना। वहां पे ऐसा लगता है देख के कि 6 साल होंगे करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग मतलब फर्स्ट एजीएम जब खत्म हो गई, तो उसके बाद की बात कर रहे हैं। मतलब एक टेन्योर बेसिकली 5 साल का होता है, कोई भी ऑडिटर का एक टेन्योर 5 साल का होता है, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी एक चीज बता रहा हूं, अगर इंडिविजुअल कोई ऑडिटर है तो उसका टेन्योर 1 साल, एक टर्म का होता है। उसका टेन्योर कितना होता है? एक टर्म का, मतलब 5 साल का। लेकिन अगर कोई फर्म ऑडिटर है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? ऐसे सिचुएशन में 2 टेन्योर का उसका टर्म होता है। कितने टेन्योर का? 2 टेन्योर का उसका टर्म होता है। ओके गाइस, कम ऑन लेट्स रॉक इट। आ जाओ, ये चीज अच्छे से बना के रख लो, बढ़िया एक तरीके से अच्छे से इसको। अच्छा, आपको पूरा ही बनाना है क्या? ये लो, पूरा बना लो, इसको पूरा बना लो। मैं आपके लिए गाने बजा देता हूँ, लगे तो जाओ। आप ऐसे तो बनाओगे नहीं, तो आप लोग गाने सुनो, बढ़िया बनाते रहो। फिर गाना दिख जा रहे, फटफट कॉपी करना चालू करो बिल्कुल। हाँ, टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। आपको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा शायद। लो, So drop it low, man. सिर्फ गाना मत सुनते रहना, फटाफट कॉपी करो, टाइम नहीं है अपने पास। देखा जो बेबी तेरा नखरा तो दिल ये बोले, नखरा लगे है टोटल वखरा तो दिल ये बोले, मुझको लुभाती है जवानियां
फटाफट बनाओ गाइस। तेरी नीली नीली आंखें करती है मुझे इशारे, चेकआउट तुझे करते हैं ये कब के लड़के सारे, सिद्धि है दिल ये मेरा तुझे पाके ही रहेगा, बस छोड़ के सारे हैंग अप मेरी बातों में तू आ रे, ऐसे करूं मैं मनमानिया, अच्छी लगे मेरी शैतानिया, देखा तुझे तो चलती सांसें मेरी हौले हौले, ओले 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 ओले। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, स्वैग वही पुराना फिर से दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। चलो होप सो आपका कंप्लीट हो गया होगा ये चीज, नहीं हुआ तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके कर सकते हो इसको कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे, ये हो गया ये हो गया ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो यहां तक हो गया है हमारा, पूरा यहां तक हमारा हो चुका है। अब मुझे क्या लगता है, हमको ये आगे बढ़ने से पहले ना हमको पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए हमने जितना भी पढ़ा अभी तक। टोटल 3-4 पेजेस ही पढ़े हमने, लेकिन पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए हमने शुरुआत की थी कंपनी ऑडिट के साथ। आपको मेरे साथ बोलना होगा, आप मेरे साथ बोलोगे तो आप पास होंगे। मैंने तो पहले ही बोल दिया, जो बोलेंगे वो पास होता है, जो नहीं बोलता है वो फेल होता है। ध्यान रखिएगा। आपको बुरा लग रहा है कि आप बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी तो समय है कुछ करने का। एक बार ये समय चले गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए एज पर सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इंडिविजुअल की बात करूंगा। इंडिविजुअल के पहले इंडिविजुअल में क्या होना चाहिए, वो पर्सन कैसा होना चाहिए, वो पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या होल्ड करना चाहिए मेरे बच्चों, सीओपी होल्ड करना चाहिए। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, अगर मैं फर्म की बात करूं तो फर्म में क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब क्या, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के मेजॉरिटी इन नंबर्स चाहिए कि मेजॉरिटी इन प्रोफेशन, मेजॉरिटी इन नंबर्स चाहिए, हमने देख लिया था। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूं तो डिस्क्वालिफिकेशन में ए वाला पार्ट, ए वाले पार्ट में क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी है तो चल जाएगा। दूसरा क्या आता है, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ दी कंपनी, तो भी चल जाएगा, तो मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप नहीं बन पाओगे ऑडिटर। लेकिन कोई अगर फिर तीसरा पार्ट क्या, ऐसा पर्सन जो पार्टनर है या एम्प्लॉयमेंट में किसके साथ, ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऊपर की एज इट इज ले लेना पॉइंट, और उनके कौन, उनका पार्टनर या उनका कोई एम्प्लॉय, तो भी वो नहीं बन पाएगा हमारे कंपनी का ऑडिटर। तीसरी मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे, तीसरी मैं बात करना हूं कब वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कब, जब वो खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव क्या करता है, सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करता है कंपनी के अंदर, या उसके सब्सिडियरी के अंदर, या उसके होल्डिंग के अंदर, या उसके होल्डिंग के सब्सिडियरी के अंदर, या एसोसिएट के अंदर, या एसोसिएट के, क्या बोला मैंने, एसोसिएट के सब्सिडियरी के अंदर होता है क्या, एसोसिएट की सब्सिडियरी, यहां नहीं होता है सब्सिडियरी। देखो कंफ्यूजन होना होने दो, यही तो हम चाहते हैं कंफ्यूजन हो। लेकिन मैं बोला ना आपको, हमको वो डायग्राम याद करते रहिए। वो डायग्राम देखो मैंने ऐसा बनाया था, एक जगह पे सिर्फ एसोसिएट ही आई थी, एसोसिएट के अलावा कुछ नहीं आया था, ध्यान रखियो, ठीक है। चलो, तो ऐसे सिचुएशन में सिक्योरिटी होल्ड करता हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड करता है 1 लाख तक तो चल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, सिक्योरिटी को आप चेक कैसे करोगे, फेस वैल्यू की, उसकी मार्केट वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है फेस वैल्यू, मैंने आपको बताया था क्यों। और उसके बाद मैंने आपको बोला था अगर 1 लाख से एक्सीड कर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको करेक्टिव एक्शन के लिए 60 दिन का मौका दिया जाएगा। कितना, 60 डेज। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर वही लोग उस ग्रुप कंपनीज, मैंने उसका नाम दे दिया था, ग्रुप कंपनीज में अगर इंडेप्टेड रहते हो तीनों में से, या तीनों में से कोई भी, या तीनों मिला के भी 5 लाख के ऊपर, तो आप हो जाते हो डिस्क्वालीफाई। तीसरी बात मैंने किया था गारंटी की 1 लाख के ऊपर। उसके बाद मैंने बात किया था क्या, बिजनेस रिलेशनशिप होता है वो तीनों का ग्रुप कंपनीज के साथ, लेकिन ग्रुप में अब जुड़ जाता है कौन जुड़ेगा मेरे बच्चों, फर्म। देखो, एक तो पर्सन या फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप होता है किसके साथ, ग्रुप कंपनीज के साथ। लेकिन ग्रुप कंपनीज में अब एक और जन जुड़ चुका है, वो एसोसिएट की सब्सिडरी भी जुड़ चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि आप फिर से डिस्क्वालीफाई हो जा रही है आपकी फर्म, या आप डिस्क्वालीफाइड हो रहे हो। बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या, सारे प्रकार के ट्रांजेक्शन को बिजनेस रिलेशनशिप बोलेंगे, एक्सेप्ट प्रोफेशनल नेचर के और दूसरे आर्म लेंथ प्राइस वाले। तीसरा मैंने बात किया था, अगर आप
आपका रिलेटिव डायरेक्टर है या एम्प्लॉय, मतलब आपका रिलेटिव डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, या क्या है बोला था, एज अ एम्प्लॉयड है डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन, तो आप वो कंपनी के नहीं बन सकते भैया। क्या रिलेटिव की डेफिनेशन आपको याद आनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया था कौन कौन होते हैं रिलेटिव केस में। फिर मैंने आपको बताया था अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर हो तो ऐसे सिचुएशन में आप फिर से फंस जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, और इसके साथ एक और चीज आई थी। एक और चीज क्या आई थी मेरे दोस्तों, कि अगर आप ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपके पास 20 से ज्यादा कंपनीज है तो ऐसे सिचुएशन में आप फिर से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वो 20 कंपनीज में किसको काउंट नहीं करना है, वो ये 20 कंपनीज को देख लिया तो बोल देना हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। पहला क्या, पहला क्या, पहला क्या, पहला क्या, ओपीसी। दूसरा क्या, पहला ओपीसी, दूसरा स्मॉल, तीसरी डोरमेंट। पहला ओपीसी डोरमेंट स्मॉल, ओपीसी डोरमेंट स्मॉल। फिर प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर, जिसका क्या बोल रहा हूं मैं, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है, वो भी। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में अगर भी कोई भी पर्सन देता है क्या, 144 की सर्विसेज, 144 मतलब टोटल 9 सर्विसेज है। आपको पता है बुक कीपिंग की सर्विसेज, एक्चुअरी की सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज, मैनेजमेंट की सर्विसेज, फिर इन्वेस्टमेंट से 2 थे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सर्विसेज, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज से फिर से 2 चीजें थी, वो सब आपको देख लेना होगा और कुछ नहीं। ये टोटल 9 तरह की कंपनी से मैंने आपको बता चुका था, ठीक है। अपॉइंटमेंट देखा था, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, चार्ट याद आना चाहिए, चार्ट खोल लेता हूं मैं आपके सामने। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, देखो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर में 139(6), 139(6), 139(7), 139(6), 139(7), 139(6) किसके बारे में बात करता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। जैसे रिलायंस हो गया तो वो क्या बोलेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो 30 दिन बीओडी 30D, बीओडी 30D, आप फेल कर जाते हो तो 90 दिनों के अंदर ईजीएम में अपॉइंट करेंगे। कौन लोग, मेंबर्स लोग। गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी अपॉइंट करेगा 60 दिन के अंदर, बीओडी 30 दिन के अंदर, और बीओडी भी फेल हो जाते हो तो मेंबर्स करेगा भैया कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो फर्स्ट एजीएम को ये पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट होगा और कितने साल के लिए होगा, एक टेन्योर के लिए। एक टेन्योर कितने साल का होता है, 5 सालों तक वो अपॉइंटेड रहेगा, 6 इसमें, ठीक है। तो उसका टेन्योर कितना होता है, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। और अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस लो है तो सीएजी हर साल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 180 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार, आपको क्या बोलते हैं, अपॉइंट करना होगा पर्सन को। तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि आपने ये प्रोविजन को कंप्लाई कर लिया है। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है यहां तक, ठीक है। आज अभी इसी वक्त हम लोग देखने वाले हैं क्या, फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी। फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं आपको सीधे सीधे वही बता देता हूं ना, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी का सादा सादा मतलब यही है कि टेन्योर खत्म होने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का छोड़ के जाना, टेन्योर खत्म होने से पहले ऑडिटर का छोड़ के जाना, हम लोग बोलेंगे ये कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही है। कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही है मतलब क्या, जैसे देखो मैं अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ था रिलायंस के टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम 5 सालों के लिए। तीसरे साल में मैं बोलता हूं मेरा मन नहीं है साहब, मेरे को रिलायंस का ऑडिटर, ऐसी छोटी मोटी कंपनी का मेरे को ऑडिट नहीं करना है, मेरे को फॉर्च्यून 500 के नीचे कोई कंपनी नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया सीधा, मैंने बोल दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन में मैं चाहता हूं कि मैं ये कंपनी का पीछा छोड़ू करके, मेरे को नहीं करना, मुझे माफ करो भैया, मैं नहीं कर सकता आपका ऑडिट, मैंने बोल दिया उनको सीधा सीधा। मुखिया से मैंने बात कर लिया, मैंने सरक मुखिया यहां से, मेरे को करना ही नहीं है तुम्हारे कंपनी का ऑडिट, तो ध्यान रखो। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो भी चीज आती है इसमें, और कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा वो भी चीज आती है इसमें। तो सबसे पहले अपन कंपनी की बात कर लेते, बाद में अपनी बात करेंगे, ठीक है। चलो बाद में अपनी मतलब ऑडिटर्स, अपन तो ऑडिटर ही बनने वाले हैं ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, बढ़िया एक नंबर मजे करेंगे। आ जाओ मेरे दोस्तों, आओ। देखो अगर क्या बोल रहा हूं मैं, आ जाओ। यहाँ पे एक कंपनी है, थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई कंपनी, तो इसको डिलीट कर देता हूं फिर। अगर कोई कंपनी है, कंपनी 2 वे की हो सकती, मतलब कंपनी 2 तरह की होती है इसमें। एक होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी होती है गवर्नमेंट कंपनी। यार मज़ा नहीं आ रहा है, रुको 1 मिनट, अच्छे से बनाता हूँ मैं इसको, बिल्कुल 1 मिनट रुक जाओ बस। आप भी मेरे साथ बनाना, कि आप सिर्फ देखे होंगे अभी। आप एक काम करो, आप सिर्फ मैजिक बोर्ड को भी देखते रहो। आप, मैं जिस वे से कर रहा हूँ इसको आप सिर्फ एनालाइज करो, आप कॉपी मत करना। मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी के लिए, मैंने अभी दिया था ना टाइम, आपको भरोसा है ना मेरे पे, चलो आपको टाइम दूंगा मैं, ठीक है। देखो जो कंपनी होती है ना वो 2 तरह की होती है। इस कंपनी लॉ में, इस इतिहास में
हमारे भारतवर्ष में दो तरह की कंपनीज होती है, ठीक है। जो कंपनी होती है वो दो तरह की होती है, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी करके, ये दो तरह की कंपनी होती है। सिंपल सी बात, नो बकवास। नॉन गवर्नमेंट कंपनी की सबसे पहले मैं बात करता हूं। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी होती है, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करता है। और अगर ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब ध्यान रखो, यहां पे क्या बोला मैंने, कैजुअल वैकेंसी हुई। अब डिपेंड करता है कैजुअल वैकेंसी हुई कैसे। अगर कैजुअल वैकेंसी हुई हमारी 3D केस से, डेथ ऑफ ऑब्वियस सी बात है ऑडिटर, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, जो हमने देखा ना 141 के डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गए, कोई रिलेटिव ने 1 लाख के ऊपर सिक्योरिटीज खरीद लिया तो डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसे सिचुएशन में वो ऑडिटर ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको क्या बेसिकली क्या होने वाला है कि आपको 30 दिन दिए जाएंगे, किसको, बीओडी को, फॉर अपॉइंटमेंट। आप 30 दिन के अंदर अंदर नया चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढ लेना। लेकिन कैजुअल वैकेंसी होती है थ्रू रेजिग्नेशन। मतलब क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, उसने रिजाइन किया है आपके कंपनी से, मतलब कहीं ना कहीं आपके कंपनी में कुछ खोट है। क्योंकि हमने तो बोला था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब इंसानी रूपी भगवान, उसमें इतनी सच्चाई होती है कि क्या बोलूं मैं करके, इतना क्या बताऊं करके, इतनी ज्यादा सच्चाई होती है उसके अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों। ऐसे सिचुएशन में रेजिग्नेशन में ध्यान दो। यहाँ पे देखो, आ जाओ, आपको पढ़ के बताता हूँ तो ज्यादा मजा आएगा। कहा क्या, हाँ, तो कहा गया, हाँ, यहाँ पे भी क्या, बीओडी करेगा 30 दिनों के अंदर अंदर। प्लस आपको एक बात ध्यान रखना, आपको ये जो अपॉइंटमेंट हुआ ना, ये रैटिफाई कराना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, आपको ये अपॉइंटमेंट रैटिफाई कराना पड़ेगा। आपको ये अपॉइंटमेंट का ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, अप्रूव कराना पड़ेगा। बेसिकली रैटिफाई मतलब अप्रूव, अप्रूव मतलब रैटिफाई। देखो एक मिनट बताता हूँ। हाँ, आपको ये चीज़ अप्रूव कराना पड़ेगा, किससे मेरे दोस्तों, मेंबर से। और कितने दिन में बच्चों, 3 मंथ के अंदर अंदर आपको कराना पड़ेगा उसको अप्रूव। मतलब क्या, अगर देखो बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी दो प्रकार की होती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें अगर कैजुअल वैकेंसी होता है, कैजुअल वैकेंसी मतलब हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन तीसरे साल में वो छोड़ के जा रहा है, उसके टर्म के पहले ही वो हमसे छोड़ के जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन दो चीज़ों से हो सकती है, फ्रॉम 3D, फ्रॉम रेजिग्नेशन। 3D मतलब डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, डिसोल्यूशन। डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, डिसोल्यूशन इसके कारण हुआ तो 30 दिन के अंदर अंदर बीओडी अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर रेजिग्नेशन करके ऑडिटर जा रहा है, मतलब कंपनी में कुछ तो भी गड़बड़ है करके, तो हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको प्रेशर कर करके छोड़ने लगा कि तू छोड़, हम कोई दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करेंगे जिसके साथ हमारी सेटिंग हो और हम बचाएंगे करके पूरे देश की, हम लोग टैक्स की चोरी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसा इन्होंने सोचा हो। बहुत छोटे लोग हैं इस दुनिया में, वैसे भी कुछ भी हो सकता है करके, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है। तो अब क्या हो गया, तो यहां पे इन्होंने एक सेकंड पावर भी डाल दी। मतलब क्या, अगर रेजिग्नेशन करा चार्टर्ड तो बीओडी तो अपॉइंट कर लो, ठीक है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट आपको 3 महीनों के अंदर अंदर, जब आपने सोचा होगा कि ये पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट करना है, उस दिन से लेके 3 महीने के अंदर अंदर आपको उस चीज को अप्रूव कराना पड़ेगा। थ्रू किसके, मेंबर्स के थ्रू अप्रूव करा दियो मेरे बच्चों। चलो आ जाओ, रिकमेंडेशन से। देखो मैंने बोला ना, रिकमेंडेशन से, जिस दिन आप सोच रहे हो कि बनाना है करके, रिकमेंडेशन से 3 महीनों के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, आपको बना लेना होगा, अपॉइंट कर लेना होगा। समझ रहे हो, ये है किसके बारे में, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में। ये नॉन गवर्नमेंट की कंपनीज है, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट की भी तो बात आएंगी ना, अब गवर्नमेंट की भी तो हमको बात करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट के केस में कोई भी हो, गवर्नमेंट के केस में क्या बोला मैंने, कोई भी हो, गवर्नमेंट के केस में कैजुअल वैकेंसी हुआ तो कौन अपॉइंट करेगा, सीएजी अपॉइंट करेगा 30 दिनों के अंदर अंदर। अगर ये फेल हो जाते हैं तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे 30 दिनों के अंदर अंदर। 30 दिन,
सिंपल। जो भी ट्विस्ट था फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी में वो यहाँ पे दूर हो गया है। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, तीसरे साल, दूसरे साल, पहले साल, 5वें साल, कभी भी 5वें साल, देखो 5वें साल में तो उसका टर्म ही खत्म होने वाला है, तो जब टर्म खत्म होने वाला है तो हम उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। जब टर्म खत्म होगा तो हम उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे, वो तो खत्म ही हो गया है ना टर्म, तो कैजुअल वैकेंसी क्या है? कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या, जब टर्म के पहले वो छोड़ के जा रहा हो तो हम लोग बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। और ये ध्यान में अच्छे से एमसीक्यू वाला पॉइंट है मेरे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। कैजुअल वैकेंसी अब कब बोलेंगे? जब वो 5 साल के पहले जा रहा हो तो हम लोग बोलेंगे, जब उसका टर्म खत्म हो रहा हो तो उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोला जाएगा, वो जनरली छोड़ के जा रहा है, अब तो जानना ही है उसको, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ऐसी वाली बात थी वो। ठीक है, तो कैजुअल वैकेंसी में ध्यान रखना 2 चीज हो सकती है कैजुअल। फिर से आपको बात, मैजिक बोर्ड पे आ जाओ, हमारे मैजिक बोर्ड पे आ जाओ। देखो मैजिक बोर्ड पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते रहना, फुल स्क्रीन कर रहा हूं, पीछे बड़बड़ मैं करते रहूंगा। देखो कैजुअल वैकेंसी में अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कैजुअल वैकेंसी अगर 3D के हिसाब से होती है तो 30 दिन के अंदर बीओडी अपॉइंट कर लेना। अगर रेजिग्नेशन के थ्रू होती है तो बीओडी के साथ 30 दिन तो आने वाले, लेकिन साथ में शगुन के तौर पे आएगा मेंबर्स, और मेंबर्स को क्या करना होगा 3 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन, फिर से बोल रहा हूं, फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन आपको अप्रूव करा लेना होगा किसको, कि ये ऑडिटर साहब सही है करके। लेकिन नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस हो तो टेंशन ही नहीं है, हमारा कौन देखने वाला है, हमारा सीएजी नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में देखने वाला है कि सीएजी ही पूरा देख लेगा, उसको कोई हमको टेंशन लेने की बात नहीं है, सीएजी पूरा समेट लेगा अच्छे से। ठीक है, हो गया, समझ गया मेरे बच्चों, बस यही चीज थी और कुछ नहीं। आ जाओ, देखो ये बोल रहे हैं कि अगर आप कैजुअल वैकेंसी होती है बाय रेजिग्नेशन, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हो, ध्यान से पढ़िएगा। आपने रिजाइन तो कर दिया ऑडिटर साहब, बट अब आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, नहीं तो आपको पड़ेंगे फटके। वो कैसे फटके हम आपको बताएंगे अभी। चलिए आइए, एज पर द सेक्शन 142 ऑफ द एक्ट, द ऑडिटर हु हैज रिजाइन फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, क्या करना होगा उसको 30 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब ADT 3 विद कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। इसको देखो किसको बता रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये है ऑडिटर, ये कंपनी को और रजिस्टर को क्या देंगे, ADT 3 देंगे। ठीक है, कितने दिनों के अंदर 30 दिनों के अंदर। सब अच्छे से मार्क किया है, टेंशन मत लेना। 30 डेज के अंदर ये क्या देंगे मेरे बच्चों, 30 दिन के अंदर इनको ADT 3 फाइल करना पड़ेगा। किसको कंपनी को, रजिस्ट्रार को। लेकिन जब बात आएंगी, ये तो हो गई बात, ठीक है, बात जब गवर्नमेंट कंपनी की आएंगी तो इसके साथ एक और जुड़ जाएगा जो होगा CAG को भी आपको देना होगा ADT 3 अगर गवर्नमेंट कंपनी आती है तो। ध्यान से फिर से, अगर आप रेजिग्नेशन करते हो ऑडिटर साहब तो 2 चीजें होंगी, आपने नॉन गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट का किया। नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में सब है, मतलब ADT 3 भी है और 30 दिनों का ADT 3 एक फॉर्म होता है रेजिग्नेशन का, वो फॉर्म में आप लोग देते हो किसको, कंपनी को, रजिस्ट्रार को, कि हम लोग कैंसिल कर रहे करके हमने रिजाइन कर दिया है ये कंपनी का। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में 30 दिनों के अंदर ऑडिटर साहब को क्या करना होगा, ये किसको ADT 3 अप्लाई करना पड़ेगा, कंपनी को, रजिस्ट्रार को, और गवर्नमेंट है तो एडिशनली जुड़ जाएगा किसके साथ, CAG के साथ। ठीक है, समझा इतना? ठीक है, तो आज हमने काफी कुछ देख लिया है, 141 भी देख लिया हमने, अपॉइंटमेंट के 139, 6, 7, 1, 5 ये सब सेक्शंस हमने देख लिया और कैजुअल वैकेंसी भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए मैं हमारे टॉपिक को यही क्लोज करूंगा। आप लोग इसको अच्छे से बना के रख लीजिएगा, ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको फोटो खींच के रख लीजिए और इसका बना लीजिए। ठीक है, इसको नोटबुक में, आपकी नोटबुक पूरी अप टू डेट होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट रिवीजन, जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे तो हम लोग पहले पूरा पिछला रिवाइज करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।